डिस्क्लेमर। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिस्टिक स्टोरी हब पर नए हैं, तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। बोनस एपिसोड नोट। दोस्तों, ये रहा कल का बोनस एपिसोड। और हाँ दोस्तों, ये आखिरी एपिसोड है। हालांकि आगे भी एपिसोड आएंगे, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव रहेंगे। तो अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो अभी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। अध्याय 291, प्रभासपुर की ओर। रणवीर सिंघानिया ने मेधावी को एक रक्षा कवच दिया था, जिसे कुचलने पर एक शक्ति तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लेती। इस शक्ति के माध्यम से रणवीर सिंघानिया मेधावी का स्थान और उसकी शारीरिक स्थिति स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अगर मेधावी को प्राणघातक खतरे का सामना करना पड़ता तो ये शक्ति एकत्रित होकर बाहर की ओर फट पड़ती, उन लोगों को दूर धकेल देती जो उसके जीवन को खतरा पहुंचाना चाहते थे। रणवीर सिंघानिया ने मेधावी की वर्तमान स्थिति को ध्यान से महसूस किया और पुष्टि की कि हालांकि उसने रक्षा कवच को कुचल दिया था, उसे कोई प्राणघातक खतरा नहीं हुआ था। क्या उसने मुझे देखने के लिए ही इसे कुचला था? रणवीर सिंघानिया ने खुद से सोचा, फिर अपना फ़ोन निकाला और मेधावी को फ़ोन किया। कॉल कनेक्ट हुआ और रणवीर सिंघानिया ने तुरंत पूछा, दादी, इस बार तुम कौन सी चाल चल रही हो? दूसरी ओर से एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एक पुरुष की गहरी आवाज़ ने जवाब दिया, तुम कौन हो? मेधावी ने तुम्हारे नंबर को पति के रूप में क्यों सहेज रखा है? क्या मेधावी अभी तुम्हारे साथ है? रणवीर सिंघानिया चौंक गए, फिर तुरंत फ़ोन काट दिया। उस लड़की का फ़ोन किसी और के पास है? क्या वाकई कुछ हो गया है? उनकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उन्हें मेधावी से पहले मिले 2 रहस्यमय फ़ोन कॉल याद आए और उन्हें एहसास हुआ कि यह शायद उसकी शरारतों में से एक नहीं थी। फिर एक और विचार उनके मन में आया और उनका चेहरा अजीब हो गया। उसका मतलब क्या है कि उसने मेरा नंबर पति के रूप में सहेज रखा है? ज्यादा सोचे बिना रणवीर सिंघानिया तुरंत कमरे से बाहर निकले, क्षितिज को ढूंढा और कहा, मेरे साथ प्रभासपुर चलो। उन्होंने ममता देवी को सूचित किया कि उन्हें कुछ समय के लिए जाना होगा, कुछ व्यवस्थाएं की और फिर क्षितिज को अपने साथ लेकर पड़ोसी तक्षशिला नगर के हवाई अड्डे के लिए निकल पड़े। रास्ते में क्षितिज ने पूछा, रणवीर, इस बार हम प्रभासपुर क्यों जा रहे हैं? रणवीर सिंघानिया ने जवाब दिया, एक दोस्त किसी मुसीबत में है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। तुम उस जगह से परिचित हो, इसलिए मुझे कुछ चीज़ों में तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। रणवीर सिंघानिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें एहसास हुआ कि वे मेधावी की पृष्ठभूमि के बारे में कम जानते थे, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या तुम मेधावी को जानते हो? ये तथ्य कि मेघराज, जो कभी मेधावी को लेने आए थे, एक चतुर चक्र प्राण साधना विशेषज्ञ थे, ये दर्शाता था कि व्यास राजवंश की प्रभासपुर में एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। चूंकि सिंगल परिवार का भी प्रभासपुर में काफी प्रभाव था, शायद क्षितिज मेधावी के बारे में कुछ जानते हों। मेधावी का नाम सुनते ही क्षितिज की आंखें चौड़ी हो गईं। रणवीर, आप हमारी प्रभासपुर की नंबर 1 सुंदरी को जानते हैं? रणवीर सिंघानिया ने अपनी भौं उठाए, ये सोचकर कि इस लड़की की भी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसकी सुंदरता और स्वभाव को देखते हुए वाकई कुछ ही लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। जो कुछ तुम उसके बारे में जानते हो, सब बताओ। क्षितिज ने शुरू किया, मेधावी प्रभासपुर में व्यास राजवंश की कुमारी है। व्यास राजवंश का वहाँ महान प्रतिष्ठा है। उन्होंने व्यापार और मंत्र विद्या दोनों में उच्च सफलता प्राप्त की है। परिवार के मुखिया इंद्रजीत व्यास सप्तचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ के पद तक पहुंच चुके हैं, जो प्रभासपुर में मंत्र विद्या के एक प्रसिद्ध आचार्य हैं। मेरे सिंगल परिवार को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। मेधावी को बचपन से ही प्रभासपुर समाज के उच्च वर्ग की राजकुमारी के रूप में जाना जाता रहा है, क्योंकि वह वाकई इतनी सुंदर है। असंख्य पुरुष उसके पीछे दीवाने हो गए हैं और यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि प्रभासपुर के नंबर 1 मंत्र विद्या आचार्य ल्यू जियुक्सुआन उसे पसंद करने लगे हैं। जरा सोचिए, ल्यू जियुक्सुआन 80 वर्ष से अधिक का एक वृद्ध पुरुष है। हालांकि वह मंत्र विद्या में अपनी गहरी महारत के कारण युवा दिखता है। कहा जाता है कि वह बहुत पहले ही नवचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ बन चुका है। ये बस मेधावी के आकर्षण को दर्शाता है। ओह, और हालांकि मेधावी को प्रभासपुर में नंबर 1 सुंदरी माना जाता है, वह एक अगम्य सुंदरी है जो किसी भी पुरुष पर कभी नजर नहीं डालती, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी प्रतिष्ठित क्यों न हो। इस पर क्षितिज को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, रणवीर, जिस दोस्त का आपने जिक्र किया, क्या वह मेधावी हो सकती है? रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। रणवीर मेधावी का दोस्त बन सके, ये बात उसे वाकई हैरान कर रही थी। लेकिन वे सिर्फ सामान्य दोस्त ही होंगे। आखिर रणवीर भले ही पराक्रमी है, लेकिन मेधावी एक ऐसी अप्सरा है जो सांसारिक दुनिया से अछूती है,
इतनी दिव्य कि वह किसी को भी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, नोटिस नहीं करती। रुको, रणवीर ने एक बार कहा था कि उनके मन में पहले से ही कोई है। क्या वह मेधावी है? क्षितिज ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और उसके दिमाग में तुरंत सैकड़ों ऐसे परिदृश्य आ गए जहां रणवीर सिंघानिया ने मेधावी को पाने की कोशिश की, केवल बार बार अस्वीकृत होने के लिए। अरे रे, वाकई असाधारण आचार्य बनने के बाद भी वह एक प्रेम में डूबे प्रेमी के भाग्य से बच नहीं सकते। प्रभासपुर में पुराने इलाके के एक एकांत नलीनुमा मकान में मेधावी एक कुर्सी पर बैठी थी, अपने पैरों को गले लगाए हुए एक अंधेरे नम कमरे में अभी अभी भागते हुए तिलचिट्टों को निर्जीव आंखों से देख रही थी। एक नाजुक विशेषताओं वाली लड़की, मेधावी की ही उम्र की, कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। ये तारा थी, मेधावी की निजी सेविका और एकमात्र व्यक्ति जिस पर मेधावी वास्तव में भरोसा करती थी। तारा बेचैन हो रही थी। फर्श पर तिलचिट्टे देखकर उसने उन्हें कुचल दिया। कुमारी, भले ही हमने परिवार के पीछा करने वालों को कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया है, लेकिन प्रभासपुर में हमारे परिवार के प्रभाव को देखते हुए ये बस समय की बात है कि वे हमें ढूंढ लेंगे। पकड़े जाने से बचने के लिए हमने अपने मोबाइल फ़ोन फेंक दिए हैं। अब हमारे पास पैसे भी कम पड़ रहे हैं। हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। मेरे विचार से हम वापस क्यों न चलें? असल में आचार्य लियू उतने भी बुरे नहीं हैं। उनके पास महान आत्मिक ऊर्जा है। प्रभासपुर में उनका एक प्रतिष्ठित स्थान है और एकमात्र कमी यह है कि वह थोड़े बूढ़े हैं। कुमारी, तुम क्यों न इस तय रिश्ते को स्वीकार कर लो? मेधावी ने बुदबुदाया। कोई मुझे बचाने आएगा। तारा ने भौहें चढ़ाईं और कहा, कुमारी, क्या तुम अभी भी उस आदमी पर अपनी सारी उम्मीदें लगाए बैठी हो जिसके बारे में तुम हमेशा बात करती हो? अगर वह आता भी है तो वह कुछ भी नहीं बदल पाएगा। आचार्य लियू एक नवचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ हैं और प्रभासपुर में नंबर 1 व्यक्ति होना कोई मजाक नहीं है। अगर वह आता है तो वह सिर्फ मौत को दावत देगा। मेधावी अविचल रही, शांत भाव से कहा, वह मुझे बचाने आएगा। तारा असहाय दिख रही थी, ये सोचकर कि उनकी कुमारी जरूर मोहित हो गई होगी कि ऐसे विचार आ रहे थे। नलीनुमा मकान के बाहर हटे कट्टे पुरुषों का एक समूह जिनकी भुजाओं और पीठ पर टैटू थे, खतरनाक आभा बिखेरते हुए आ पहुंचे। नेता एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बाल छोटे कटे हुए थे, काली बनियान पहने हुए और काफी मजबूत था। वह बलदेव था, स्थानीय गरुड़ दल का सरगना। बलदेव ने नलीनुमा मकान की ओर देखा और अपने बगल में खड़े एक पतले और कमजोर दिखने वाले आदमी से पूछा, चंचल, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जिन 2 मनमोहक लड़कियों का जिक्र किया था वे इसी नलीनुमा मकान में हैं? चंचल ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बलदेव, क्या मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? वे पहली मंजिल के गलियारे के आखिरी कमरे में हैं। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, वे पूरी तरह से मनमोहक हैं। उनमें से एक तो स्वर्गीय सुंदर है, मेरे जीवन में देखी गई सबसे खूबसूरत महिला। उनके साथ होना वाकई रोमांचक होगा। बलदेव की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने पूछा, उनकी कहानी क्या है? तुमने पता लगाया? बलदेव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उत्तेजना की एक झलक थी। चलो देखते हैं कि वे युवतियां उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी तुम कहते हो। पुरुषों का एक समूह तेजी से नलीनुमा मकान में चला गया। सालों की मरम्मत न होने के कारण इस इमारत में कुछ ही घर बचे थे और अंदर कोई निगरानी कैमरे नहीं थे, जिससे यह एक आदर्श अपराध स्थल बन गया था। कमरे के अंदर मेधावी अभी भी खोई हुई थी, जबकि तारा इधर उधर टहल रही थी। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों तनाव में आ गईं। एक दूसरे पर नजर डालने के बाद तारा दरवाजे पर गई और पूछा, कौन है? बाहर से एक दोस्ताना आवाज आई, नमस्ते, मैं पानी का बिल इकट्ठा करने आया हूँ, भुगतान करने का समय हो गया है। लेकिन तभी एक जबरदस्त ताकत ने अचानक दरवाजा खोल दिया और हटे कट्टे आदमियों का एक समूह कमरे में घुस आया। तारा चौंक गई और मेधावी की रक्षा के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसने घुसपैठियों का सर्वेक्षण किया और ये देखकर कि वे व्यास राजवंश के नहीं थे, पूछा, तुम कौन हो? बलदेव ने तारा और मेधावी का सर्वेक्षण किया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसकी नज़र मेधावी के चेहरे पर ठहर गई और उसने कहा, ये वाकई शानदार हैं, इस अलौकिक सौंदर्य को देखो। बस उसे अपने चरणों में भीख मंगवाते हुए सोचने भर से ही रोमांचक है। ये शब्द सुनकर तारा की आंखें जम गईं और उसने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? बलदेव हंसा, कुछ खास नहीं, लड़की। बस मेरे ये भाई आजकल थोड़े प्यासे हैं और हमने सुना कि यहाँ 2 लड़कियां चुपचाप घूम रही थीं, तो हमने सोचा कि हम आ जाएं और अपनी प्यास बुझाने का अवसर ढूंढें। घबराओ मत, जब तक तुम हमारे साथ सहयोग करोगी, कौन जाने, हमारे आनंद लेने के बाद हम तुम्हें बख्शीश भी दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो मेरे भाइयों को बेरहम मत कहना। तारा चीख उठी, सपने में भी नहीं। हमारे दोस्त जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे और अगर तुमने हमें छूने की हिम्मत की तो तुम खत्म हो जाओगे। बलदेव ने उपहास किया, शेखी बघारना बंद करो, तुम ऐसी जगह छिपी हो जहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा?
अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो कि तुम यहाँ आए, आखिरकार अगर तुम नहीं आती तो हमें यह अवसर नहीं मिलता। ये कहकर उसने अपने पीछे खड़े अपने अधीनस्थों से आंख मिलाई। बलशाली आदमी तुरंत आगे बढ़े और तारा और मेधावी को पकड़ने लगे। मेधावी डर गई और बड़बड़ाया, रणवीर सिंघानिया, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? तारा ने मेधावी को अपने पीछे किया और चिल्लाई, मैं तुम्हें बता दूं, ये व्यास राजवंश की कुमारी है और अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत की तो नर्क में जाओगे। बदमाशों को उस पर यकीन नहीं हुआ, उनके चेहरों पर घिनौनी मुस्कान थी। बलदेव, जो पीछे खड़ा था, ये सुनकर झिझक गया, 1 मिनट रुको। सभी रुक गए। बलदेव ने मेधावी की ओर देखा और पूछा, क्या ये वाकई व्यास राजवंश की कुमारी है? तारा ने तेजी से कहा, बिल्कुल। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ऑनलाइन देख सकते हो। बलदेव ने अपना फोन निकाला और व्यास राजवंश की कुमारी के बारे में जानकारी खोजी। जब उसने व्यास राजवंश की कुमारी की तस्वीरें ऑनलाइन देखीं तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। ये तो वाकई व्यास राजवंश की कुमारी है। बलदेव ने मुश्किल से निगला, मन ही मन राहत मिली कि उसने हस्तक्षेप किया था, वरना भारी मुसीबत आ गई होती। बाकी गुर्गे भी बलदेव के शब्द सुनकर चकित रह गए। ये देखकर तारा ने चुपचाप राहत की सांस ली। चंचल विचारमग्न लग रहा था और उसने बलदेव को खींचते हुए कहा, सरदार, जरा बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बलदेव चंचल के पीछे बाहर गया, फिर उसके सिर पर थप्पड़ मारा और कोसते हुए कहा, धत तेरे की, वह तो वाकई व्यास राजवंश की कुमारी है, तेरी वजह से मैं लगभग मर जाता। चंचल ने गंभीर स्वर में कहा, सरदार, ठीक इसी वजह से कि वह व्यास राजवंश से है, हम उन्हें अब जाने नहीं दे सकते। बलदेव ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हारा क्या मतलब है? चंचल ने समझाया, हम दोनों प्रभासपुर में व्यास राजवंश की प्रतिष्ठा को जानते हैं। अभी तुमने कहा था कि तुम कुमारी को अपने चरणों में भीख मांगने के लिए मजबूर करना चाहते हो और भले ही तुम सफल नहीं हुए, क्या तुम्हें लगता है कि व्यास राजवंश तुम्हें बख्शेंगे? बलदेव की आंखों में भय की एक झलक दौड़ी, लेकिन हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और व्यास राजवंश भी इतना तरकीन नहीं हो सकता है ना? चंचल निरुत्तर था। सरदार, जरा सोचो, हम किस तरह के लोग हैं? क्या तुम्हें लगता है कि व्यास राजवंश हमसे तर्क करेगा? वे बस यही सोचेंगे कि हमने उनकी कुमारी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की और हमें पल भर में मिटा देंगे। बलदेव पर चिंता छा गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? चंचल ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, बस दिखावा करें कि हम नहीं जानते कि वे व्यास राजवंश से हैं। बलदेव भ्रमित था, क्या इससे व्यास राजवंश और नाराज नहीं होगा? चंचल ने कहा, सरदार, मुझे अभी हाल ही में खबर मिली है कि व्यास राजवंश की कुमारी घर से भाग गई है, मतलब जहां भी वे दोनों हैं, व्यास राजवंश के लोगों को कोई सुराग नहीं है। अगर हम उन दोनों को खत्म कर दें और बाद में सब कुछ साफ कर दें तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यह हम थे और हमें व्यास राजवंश की कुमारी के स्वाद का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। ये दुर्लभ अवसर है। थोड़ी देर सोचने के बाद बलदेव को लगा कि चंचल की बात में दम है। वह दुविधा में था, लेकिन फिर उसने दांत पीसे और कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं और उन दोनों से छुटकारा पालें। फिर वे दोनों कमरे में लौट आए। तारा ने बलदेव की ओर देखा और चिड़चिड़ाकर कहा, अब जब तुम जान गए हो कि हम कौन हैं, तो दफा हो जाओ और यहाँ नज़र का कांटा बनना बंद करो। बलदेव ने उपहास किया और पूछा, मैंने सुना है कि व्यास राजवंश की कुमारी घर से भाग गई है, क्या ये सच है? तारा के चेहरे का रंग उड़ गया, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बलदेव के चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, बस तुम्हारे इस रवैये से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भले ही हम तुम्हें जाने दें, तुम हमें बख्शोगी नहीं। तो हम दोनों का ही काम तमाम कर दे तो बेहतर होगा। भाइयों, हमला जारी रखो, उनकी पहचान की चिंता मत करो। पुरुषों का एक समूह फिर से उन्हें घेर लिया। तारा के चेहरे का रंग उड़ गया, अगर तुमने हम पर हाथ लगाने की हिम्मत की तो तुम्हारा निश्चित रूप से भयानक अंत होगा। बलदेव ने ठंडी सांस ली, भले ही हम कुछ न करें, एक बार जब तुम व्यास राजवंश लौटोगी तो तुम हमें भी नहीं बख्शोगी। हम पहले तुम दोनों का स्वाद चख लें तो क्या बुरा है। कुछ आदमियों ने तारा को एक तरफ घसीट लिया और उसे बिस्तर पर दबा दिया। बाकी आदमी मेधावी को पकड़ने चले गए। मेधावी का चेहरा घबराहट से भरा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे न केवल व्यास राजवंश से छिपना होगा, बल्कि उसे इस तरह के खतरे का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वे कुछ लोग मेधावी को छूने वाले थे, अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली बल फट पड़ा और उसने अपने आसपास की हर चीज को धकेल दिया। दर्द भरी चीखें तुरंत बाद सुनाई दीं। मेधावी को घेरे हुए 7 या 8 आदमी सभी जमीन पर गिर पड़े, 2 बार तड़पे और फिर निश्चेष्ट पड़े रहे। तारा को दबाए हुए लोग भी गिरा दिए गए। बलदेव जमीन पर बैठा रह गया, उसका चेहरा दहशत से भरा था। वह महसूस कर सकता था कि अगर उन 7 या 8 ने मेधावी को नहीं घेरा होता तो प्रभाव की अधिकांश शक्ति को झेलते हुए भयानक शक्ति कमरे में मौजूद सभी को मार डालता। क्या ये व्यास राजवंश ने उसे दिया कोई जान बचाने का उपाय है?
बहुत भयावह, ये तो बस बहुत भयावह है। बलदेव बड़बड़ाया। चंचल फर्श से उठा, पीला पड़ गया और दांत पीसते हुए कहा, सरदार, उसका ऐसा जान बचाने का उपाय शायद एक ही बार काम करता है। घटनाओं के मोड़ को देखते हुए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमें उन दोनों से हिसाब चुकता करना ही होगा। बलदेव होश में आया, जल्दी से उठा और कहा, ठीक है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। उसने चंचल की ओर देखा, तुम जाकर जांचो कि क्या उसके पास वाकई अब कोई और जान बचाने का उपाय नहीं है। चंचल, स्पष्ट रूप से अनिच्छुक, फिर भी हिम्मत बटोरी और मेधावी के पास गया। उसने गहरी सांस ली और उसकी कलाई पकड़ी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई शक्ति सामने नहीं आई, सभी ने राहत की सांस ली। जिंदा बचने के लिए भाग्यशाली कुछ गुर्गे तेजी से आ गए और मेधावी को पकड़ लिया, उसे और तारा को एक साथ बिस्तर पर दबा दिया। बलदेव पास आया, मेधावी को घूरते हुए और दांत पीसते हुए कहा, धत्तेरे की, तुमने तो अभी मुझे लगभग डरा ही दिया था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने दिमाग को शांत करने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। उन्हें अच्छे से दबाए रखो। भीड़ ने मेधावी और तारा के हाथ पैर पकड़ लिए। बलदेव मेधावी के पास आया और उसके कपड़े उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। घबराहट में तारा चीख उठी, तुम जानवर, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी निश्चित रूप से बुरी मौत होगी। मेधावी, डर से भरी हुई, ने कहा, अगर तुमने मुझ पर जुल्म किया तो रणवीर सिंघानिया मेरा बदला लेगा। वह बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें पछतावा होगा। बेबसी का भाव लिए तारा ने कहा, कुमारी, इस समय तुम उस लड़के पर क्यों भरोसा कर रही हो? वह तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मेधावी का चेहरा दृढ़ बना रहा, वह आएगा। बलदेव ने उपहास किया, कोई धत्तेरे की रणवीर सिंघानिया, मैंने तो कभी उसका नाम भी नहीं सुना। मैं तुम्हें बता दूं, आज से तुम मेरी हो। अब मुझे थोड़ा आनंद लेने दो। जैसे ही उसने बात की, वह मेधावी के कपड़े फाड़ने लगा। तभी एक भयावह उपस्थिति उतर आई जो सभी के दिलों पर भारी पड़ रही थी। अचानक बलदेव को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ शीशे से भर गया हो, हिलने में असमर्थ। यह क्या हो रहा है? मैं अचानक इतना डरा हुआ क्यों हूं? बलदेव ने मुश्किल से निगला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? बलदेव कांपते हुए चीखा। रणवीर सिंघानिया ने ठंडी सांस ली और बलदेव को एक पैर से धकेल कर किनारे कर दिया, फिर उसने फुर्ती से उन सभी लोगों को गिरा दिया जिन्होंने मेधावी को घेरा हुआ था। उसने घबराई हुई मेधावी को नीचे देखा, तुम ठीक तो हो ना? रणवीर सिंघानिया ने उसकी पीठ थपथपाए और कहा, रो मत, अब सब ठीक है। तारा अपनी कलाइयां सहलाते हुए बिस्तर से उठी और रणवीर सिंघानिया को गौर से देखा, खुद से बुदबुदाते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में कोई कुमारी मेधावी को बचाने आएगा, लेकिन यह आदमी बहुत ही साधारण लग रहा है। लड़ने के अलावा इसमें कोई खास बात नहीं दिखती। कुमारी मेधावी इसके इतने करीब कैसे है? मैंने उसे कभी किसी के सामने इतना बेकाबू होते नहीं देखा। रणवीर सिंघानिया ने आंखें घुमाईं और कहा, तुम दोनों पहले बाहर जाओ, मुझे इनसे निपटना है। मेधावी ने सिर हिलाया और तारा के साथ कमरे से बाहर चली गई। रणवीर सिंघानिया बलदेव के पास गए और उसे कुछ देर तक देखने के बाद पूछा, तुम लोग कौन हो? बलदेव, अब डर से भरा हुआ, शेखी बघारते हुए बोल पड़ा, मैं तुम्हें बताता हूँ, हम गरुड़ दल के हैं। तुम जाकर इस इलाके में गरुड़ दल की इज्जत के बारे में पूछ सकते हो। कत्ल, आगजनी, लूटपाट और जबरदस्ती करना हमारे लिए आम बात है, तुम हमें छेड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मारे गए। रणवीर सिंघानिया ने एक भौं उठाई, तो तुम मान रहे हो कि तुम अच्छे लोग नहीं हो, तो फिर मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बलदेव की पुतलियां सिकुड़ गईं, तुम क्या करने वाले हो? रणवीर सिंघानिया हल्का सा मुस्कुराए, स्वाभाविक रूप से, मैं यहाँ लोगों के लिए एक खतरा मिटाने आया हूँ। बोलने के बाद उसने आत्मिक आत्मा शक्ति का हमला किया, कमरे में मौजूद सभी को निशाना बनाते हुए। कुछ ही सेकंड के भीतर बलदेव और अन्य लोग बड़बड़ाते बेवकूफ बन गए, लार टपकने लगी और आंखें तिरछी हो गईं। रणवीर सिंघानिया ने बलदेव के शरीर से एक मोबाइल फोन निकाला और आपातकालीन नंबर डायल किया, फिर मेधावी और तारा के साथ अपने सभी निशान मिटाने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गए। मेधावी और तारा बाहर इंतजार कर रही थीं। रणवीर सिंघानिया उन दोनों की ओर मुस्कुराए और कहा, चलो चलें। उत्सुकता से तारा ने पूछा, आपने उनके साथ क्या किया? रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने बस उन्हें थोड़ी सजा दी है। मेधावी ने तारा का परिचय कराया, ये तारा है, हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, अब वह एकमात्र व्यक्ति है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। उसने तारा की ओर देखा, ये रणवीर सिंघानिया हैं, ये मेरे होने वाले पति हैं। तारा चकित रह गई और तुरंत कहा, कुमारी मेधावी, यह आप क्या बकवास कर रही हैं? यह आदमी आपके लायक कैसे हो सकता है? रणवीर सिंघानिया को सिर दर्द होने लगा और उसने मेधावी के सिर पर हल्के से मारा, बकवास करना बंद करो, वरना मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। मेधावी ने अपना सिर पकड़ लिया, आउच, बुरे आदमी। तारा ने रणवीर सिंघानिया पर भौहें चढ़ाईं, उसकी आवाज में गुस्से का पुर था,
अरे, तुम्हें हमारी कुमारी मेधावी से इतना रूखा व्यवहार करने की हिम्मत किसने दी? हालांकि तुमने हमें बचाया है, लेकिन तुम्हें अपनी जगह समझनी चाहिए। हमारी कुमारी मेधावी वह नहीं है जिसकी तुम लालसा कर सको। बेहतर होगा कि तुम उस पर बुरी नज़र न रखो। रणवीर सिंघानिया ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मेरी उस पर कभी बुरी नज़र नहीं थी। मेधावी, ये सुनकर अपने होंठ फुला लिए और नाराज़गी से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। रणवीर सिंघानिया ने बात बदल दी, पहले मुझे बताओ कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ। तुम्हारी समस्याएं अभी उन लोगों से कहीं ज़्यादा होंगी, है ना? तारा ने कहा, पहले हमें कोई होटल ढूंढ दो। एक बार जब हम ठीक से बैठ जाएंगे तो बाकी बातें करेंगे। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। वे तीनों सड़क किनारे आ गए। क्षितिज यहाँ इंतजार कर रहा था। जब उसने रणवीर सिंघानिया को मेधावी और तारा के साथ बाहर आते देखा तो उसने तुरंत उनका अभिवादन किया। कुमारी मेधावी, बहुत समय बाद मिले। क्षितिज ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। मेधावी ने केवल उसे ठंडी नज़र से देखा और कुछ नहीं बोली। क्षितिज थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन चूंकि मेधावी अपनी दूरी बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध थी, उसने और कुछ नहीं कहा। हालांकि तारा हैरान लग रही थी और गर्मजोशी से कहा, श्रीमान क्षितिज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्षितिज ने रणवीर सिंघानिया की ओर इशारा किया, मैं रणवीर सिंघानिया के साथ आया हूँ। तारा ने आश्चर्य से रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, ये सोचकर कि इस आदमी में किस तरह के कौशल होंगे कि सिंगल परिवार का सबसे बड़ा बेटा उसके प्रति इतना सम्मानजनक है। रणवीर सिंघानिया ने क्षितिज से कहा, इन दोनों को एक होटल बुक करना है और चूंकि तुम इस जगह से ज़्यादा परिचित हो, तुम व्यवस्था कर सकते हो। क्षितिज ने सिर हिलाया और कहा, हमें भी एक होटल बुक करना है, तो चलो साथ में करते हैं। मैं सीधे 4 कमरे बुक कर देता हूँ, इस तरह सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा, कैसा रहेगा? रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। मेधावी ने कहा, रणवीर सिंघानिया के लिए एक कमरा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। क्षितिज एक पल के लिए चकित रह गया और मेधावी से रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, ये सोचते हुए कि व्यास राजवंश की कुमारी मेधावी रणवीर सिंघानिया का उपयोग केवल मदद के लिए करके फिर उसे छोड़ तो नहीं देगी, है ना? मेधावी के उसके प्रति पहले के ठंडे रवैये को देखते हुए क्षितिज ने अनुमान लगाया कि रणवीर सिंघानिया के प्रति उसका रवैया शायद ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। क्षितिज रणवीर सिंघानिया से उसकी राय पूछने वाला था। क्षितिज तुरंत चकित रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। रणवीर सिंघानिया लाचारी से कहा, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला। मेधावी दयनीय भाव से कहा, मुझे अकेले सोने से डर लगता है, मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकती। मेधावी ने ठंडी सांस ली, बुरे आदमी, क्या ये सच में हो रहा है? रणवीर सिंघानिया कोई चापलूस नहीं है, बल्कि कुमारी मेधावी ही उसके पीछे पड़ी लग रही है। रणवीर सिंघानिया ने ये सब कैसे कर लिया? उसे प्रभासपुर की नंबर 1 सुंदरी माना जाता है। लगता है मैंने रणवीर सिंघानिया को कम आंका। वह न केवल एक अतुलनीय आचार्य है, बल्कि प्यार का विशेषज्ञ भी है। उसने कुमारी मेधावी को अपनी उंगली पर नचा रखा है, वह वाकई मेरा आदर्श है। तारा के अनुरोध पर वे चारों एक सामान्य चेन होटल में पहुंचे। मितव्ययिता के सिद्धांत का पालन करते हुए रणवीर सिंघानिया ने क्षितिज से 2 सामान्य कमरे बुक करवाए। ठीक से बैठ जाने के बाद वे चारों नीचे एक नाश्ते की दुकान पर कुछ खाने गए और मेधावी व तारा के द्वारा बताए गए घटनाक्रम को सुना। सुनने के बाद रणवीर सिंघानिया ने मेधावी की ओर देखा और पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें एक 80 वर्षीय वृद्ध की देखभाल करने के लिए मजबूर कर रहा है, और पिछली बार जब तुम देवपुरी घर से भाग गई थी, वह भी इसलिए था क्योंकि तुमने गलती से परिवार के बड़े बुजुर्गों को इस मामले पर चर्चा करते हुए सुना था। मेधावी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। रणवीर सिंघानिया ने उस लड़की को कुछ सहानुभूति से देखा, ये याद करते हुए कि देवपुरी में उन्होंने सोचा था कि मेधावी बस मस्ती कर रही है, इसीलिए वह घर से भाग गई थी। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने मेघराज के साथ उसे वापस लौटने के लिए राजी करने की कोशिश की थी। तारा ने रणवीर सिंघानिया पर एक नज़र डाली और कहा, इतनी अप्रिय बातें मत कहो। हालांकि आचार्य नवराज काफ़ी वृद्ध हैं, लेकिन वह तटवन द्वीप में मंत्र साधना के शीर्ष साधक के रूप में जाने जाते हैं। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने भी आचार्य नवराज की पृष्ठभूमि और शक्ति को ध्यान में रखते हुए इस विवाह पर सहमति जताई थी। अगर कुमारी उनसे शादी करती है तो यह कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। मेधावी ने तुरंत कहा, मैं ऐसा नहीं चाहती। उसकी आंखें तारा पर टिकी थीं। तारा, तुम वास्तव में किसकी तरफ हो? तुम हमेशा उस बूढ़े आदमी की वकालत क्यों करती हो? तारा ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, कुमारी, मैं बस आपके भले के लिए सोच रही हूँ। आखिरकार सभी कारकों पर विचार करें तो ये बुरी बात नहीं है। मेधावी गुस्से से फुफकारा, ये बुरी बात है और मैं भविष्य में रणवीर सिंघानिया से शादी करूंगी। वह रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़ी और गंभीरता से कहा, रणवीर सिंघानिया, तुम भविष्य में मुझसे शादी करोगे, है ना? रणवीर सिंघानिया अंदाज़ा लगा सकते थे कि अगर उन्होंने अभी मना कर दिया तो लड़की शायद रोने लगेगी। परेशानी से बचने के लिए उन्होंने विषय बदल दिया, मैं तुम्हारे परिवार के फैसले का विरोध करने के तुम्हारे विचार से सहमत हूँ।
एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकता हूँ। मेधावी मुस्कुराए, मुझे पता था तुम नहीं चाहोगे कि मैं किसी और से शादी करूं। रणवीर सिंघानिया। तारा ने तिरस्कार भरी निगाह से देखा, तुम इस मामले को सुलझाने वाले हो? क्या तुमने अभी जो मैंने कहा वह नहीं सुना? आचार्य नवराज, वह प्रभासपुर में मंत्रों में नंबर 1 हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकते हो? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। तारा अवाक रह गई, ये सोचते हुए कि यह आदमी बहुत अहंकारी है। वह खुद को क्या समझता है, ये दावा करते हुए कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर वह वाकई आचार्य नवराज के सामने आता तो उसे पता भी नहीं चलता कि वह कैसे मरा। उनके बगल में क्षितिज का चेहरा उत्साह से भरा था, ये सोचते हुए कि रणवीर द्वारा तैनात खड्गव्यूह निश्चित रूप से आचार्य नवराज की साधना का मुकाबला कर सकता है, और अगर दोनों आमने सामने आए तो निश्चित रूप से बुद्धि का एक अभूतपूर्व युद्ध होगा। रणवीर सिंघानिया ने मेधावी की ओर देखा और कहा, आज रात हम होटल में आराम करते हैं। कल मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या हम तुम्हारे बड़े बुजुर्गों को मना पाते हैं। अगर वे नहीं सुनेंगे तो मैं आचार्य नवराज को ढूंढने जाऊंगा और उसे तुमसे शादी करने का विचार त्यागने पर मजबूर करूंगा। मेधावी ने गंभीरता से सिर हिलाया, ठीक है। तारा ने हालांकि कहा, कुमारी, ठीक से सोच लो। अगर तुम इस बार वापस जाती हो तो तुम्हें फिर कभी जाने का मौका नहीं मिलेगा। मेधावी आत्मविश्वास से रणवीर सिंघानिया की ओर देखते हुए बोली, मुझे रणवीर सिंघानिया पर भरोसा है। खाना खाने के बाद शाम हो चुकी थी और वे चारों होटल लौट आए। क्षितिज ने जो 2 कमरे बुक किए थे वे एक दूसरे के बगल में थे। दरवाजे पर पहुंचकर मेधावी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और रणवीर सिंघानिया से कहा, रणवीर सिंघानिया, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। रणवीर सिंघानिया ने कहा, नहीं। मेधावी ने कहा, ओह। फिर वह तारा के साथ दूसरे कमरे में चली गई। अगली सुबह वे चारों व्यास राजवंश के निवास की ओर बढ़ चले। व्यास राजवंश हवेली। बैठक कक्ष में मुखिया इंद्रजीत व्यास राजासन कुर्सी पर बैठे थे, उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और पास रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। बगल में एक चौकोर चेहरे और दाढ़ी वाला अधेड़ व्यक्ति बैठा था। ये व्यक्ति आचार्य नवराज का ज्येष्ठ शिष्य आचार्य विजय था, जिसकी शक्ति सप्त चक्र प्राण साधना विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच चुकी थी और वह प्रभासपुर में मंत्र साधना के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध गुरु भी था। मेधावी की माता श्रीमती मालिनी व्यास अपने आंसू पोंछे बिना नहीं रह सकीं और सिसकती हुई बोलीं, मेरी मूर्ख बेटी, मुझे नहीं पता वह कहाँ भाग गई है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं झेली। वह अपना फोन या पैसे लेकर नहीं गई। मुझे नहीं पता कहीं पिछली रात ठंड से जम न गई हो। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने ठंडी सी घुरघुराहट की, क्या तुम रोना बंद नहीं कर सकती? सुनकर झुंझलाहट होती है। अगर वह वाकई ठंड और भूख से तड़पी भी हो तो यह उसका अपना किया धरा है। आचार्य विजय का चेहरा कुछ बदरंग हो गया क्योंकि उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, मुखिया इंद्रजीत व्यास, इस विवाह के लिए आपने ही मेरे आचार्य से व्यक्तिगत रूप से सहमति जताई थी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, अन्यथा अगर मेरे आचार्य की प्रतिष्ठा पर आंच आई तो आपका व्यास राजवंश भुगतेगा। मुखिया इंद्रजीत व्यास जबरदस्ती मुस्कुराए, चिंता मत करो आचार्य विजय। मैंने व्यास राजवंश के सभी सदस्यों को उस लड़की को ढूंढने के लिए भेज दिया है। प्रभासपुर इतना बड़ा नहीं है, मुझे विश्वास है कि उसे ढूंढने और वापस लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुखिया इंद्रजीत व्यास की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उन्होंने डांटते हुए कहा, आचार्य विजय के सामने ये क्या बकवास कर रही हो? आचार्य विजय की अभिव्यक्ति भी ठंडी पड़ गई क्योंकि उन्होंने श्रीमती मालिनी व्यास की ओर देखा और कहा, श्रीमती व्यास, आपने अभी जो कहा वह उचित नहीं है। आपके व्यास राजवंश के लिए ये सम्मान की बात है कि मेरे आचार्य ने आपकी बेटी को पसंद किया है। क्या आपने मेरे आचार्य को अस्वीकार करने के परिणाम सोचे हैं? मुखिया इंद्रजीत व्यास ने तुरंत कहा, आचार्य विजय सही कह रहे हैं। मेरी यह पत्नी ऐसी बातें कहकर पागल हो रही होगी। कृपया इसे दिल पर न लें। हमारा व्यास राजवंश ही आचार्य नवराज के साथ संबंध बनाना चाहता है, इसीलिए हमने शादी के लिए सहमति जताई। ये हमारे पूर्वजों का सौभाग्य है कि आचार्य नवराज ने मेरी बेटी को पसंद किया है। आचार्य विजय के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई क्योंकि उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा है कि तुम समझते हो। अपने मन में तिरस्कार के साथ श्रीमती मालिनी व्यास ने सोचा, तुम्हारा आचार्य और कुछ नहीं, बस एक बूढ़ा लंपट है जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दूसरों को धमकाता है। अगर उसकी शक्ति के डर से नहीं तो हमारा व्यास राजवंश ऐसा व्यवहार सहन करते। हालांकि वह आचार्य विजय को क्रोधित करने के परिणामों को जानती थी, इसलिए उसने सभी शिकायतों और क्रोध को अपने दिल में दबा लिया। ठीक उसी समय एक सेवक भागता हुआ अंदर आया, मुखिया, श्रीमती कुमारी वापस आ गई हैं। इस खबर पर मुखिया इंद्रजीत व्यास और श्रीमती मालिनी व्यास दोनों तुरंत खड़े हो गए। तुमने उसे कहाँ ढूंढा? मुखिया इंद्रजीत व्यास ने पूछा। सेवक ने जवाब दिया, हमने उसे नहीं ढूंढा। कुमारी खुद ही वापस आ गई है और वह अपने साथ 2 और लोगों को लाई है।
मुखिया इंद्रजीत व्यास की भौहें सिकुड़ गईं और वह जल्दी से बाहर निकल पड़े। श्रीमती मालिनी व्यास और आचार्य विजय भी उनके पीछे बाहर चले गए। आंगन में मेधावी रणवीर सिंघानिया के पीछे छिपी हुई थी, सावधानी से व्यास राजवंश के सदस्यों को देख रही थी। बाहर आकर मुखिया इंद्रजीत व्यास गालियां देने लगे, तुम अभागी लड़की, तुम्हें अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? रणवीर सिंघानिया के कपड़ों का दामन पकड़कर मेधावी ने कहा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए वापस आई हूं कि मैं उस बूढ़े आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने ठंडी सांस ली, यह शादी तय हो चुकी है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम कहो कि तुम शादी नहीं करोगी। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि मेरे सामने ऐसी बातें कहो? मेधावी ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, मैंने ही। मुखिया इंद्रजीत व्यास की नज़र रणवीर सिंघानिया पर पड़ी, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम कौन होते हो व्यास राजवंश के मामलों में हस्तक्षेप करने वाले? रणवीर सिंघानिया ने मुखिया इंद्रजीत व्यास के सामने थोड़ा झुककर कहा, मुखिया व्यास, मैं मेधावी का दोस्त हूँ। मैं यहाँ आपको मेधावी की विवाह की व्यवस्था रद्द करने के लिए मनाने आया हूँ। विवाह उसके भविष्य की खुशी तय करता है और यह फैसला उसी को लेना चाहिए। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने ठंडी सांस ली, बकवास। मेरी बेटी का विवाह मैं ही तय करूंगा। और जिससे मेधावी की शादी होनी है वह कोई और नहीं बल्कि आचार्य नवराज हैं। यह मामला केवल उसे फायदा पहुंचा सकता है, वह भी इतनी छोटी है कि समझ नहीं पा रही। रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, लेकिन मेधावी की नज़र में ये तथाकथित आचार्य नवराज महज एक वृद्ध व्यक्ति हैं और वह उनसे विवाह नहीं करना चाहती। आपको उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। आचार्य विजय क्रोध से चेहरा बनाकर आगे बढ़े और गुस्से में बोले, तुम मेरे गुरु को वृद्ध व्यक्ति कहने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम जीवन से ऊब गए होगे। रणवीर सिंघानिया ने आचार्य विजय की ओर देखा और कहा, 80 या 90 साल का व्यक्ति क्या वृद्ध नहीं होता? मैंने सिर्फ एक तथ्य बताया और तुम अपने गुरु के लिए मुझे मारना चाहते हो। लगता है आचार्य नवराज भी एक दबंग व्यक्ति हैं और यही कारण है कि मेधावी को उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। आचार्य विजय क्रोधित हो उठे, तुम अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। ये देखकर मुखिया इंद्रजीत व्यास ने जल्दी से कहा, आचार्य विजय, अपना क्रोध शांत करो। इस लड़के को आकाश पाताल की समझ नहीं है, ये जल्दबाज होगा। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। फिर उन्होंने रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़कर डांटा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम खुद को आग के गड्ढे में धकेल रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उन मामलों में हस्तक्षेप मत करो जिनमें तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुरंत यहां से चले जाओ। मेधावी, इधर आओ। मेधावी रणवीर सिंघानिया से कसकर चिपकी रही, टस से मज नहीं हुई। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने दांत पीसे और चिल्लाया, किसी को बुलाओ मेरी बेटी को ले जाने के लिए, और बाकी उन सभी को बाहर फेंक दो जो यहाँ के नहीं हैं। अचानक कुछ लोग रणवीर सिंघानिया को घेरने लगे। रणवीर सिंघानिया के चारों ओर उनकी आभा फट पड़ी, भयावह दबाव उभरने लगे और समूह को आधा कदम भी आगे बढ़ने से रोक दिया। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी मेधावी को मजबूर नहीं करेगा। मुखिया इंद्रजीत व्यास की आंखें सिकुड़ गईं, उन्हें कुछ हैरानी हुई कि रणवीर सिंघानिया इतनी शक्तिशाली आभा प्रकट कर सकते हैं। आचार्य विजय ने उपहास किया, मुखिया व्यास, आप बहुत अनिर्णायक हो रहे हैं। ये लड़का मेरे गुरु को आपकी बेटी से विवाह करने से रोकना चाहता है, बस इसे मार डालो, बातचीत करने की क्या जरूरत है? उनकी बात खत्म होते ही आचार्य विजय ने 3 साधना ध्वज निकाले और हस्त मुद्राएं की। एक शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा निकली जो हवा में एक छोटी साधना बना रही थी। मुखिया इंद्रजीत व्यास का चेहरे का भाव बदल गया। हालांकि वह नहीं चाहते थे कि रणवीर सिंघानिया मेधावी के विवाह में हस्तक्षेप करें, वह मेधावी के मन की कड़वाहट को भी समझते थे। उसके लिए दोस्त से मदद मांगना अनुचित नहीं था। उनका इरादा था कि बस आचार्य विजय को एक संकेत दें और फिर रणवीर सिंघानिया को भेज दें, लेकिन उनके खेद के लिए आचार्य विजय सीधी कार्रवाई पर उतर आए थे। रणवीर सिंघानिया ने हवा में मंडराते साधना ध्वजों की ओर देखा, अपने होठों को घुमाया और मेधावी को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। तारा ने तत्परता का संकेत दिखाते हुए रणवीर सिंघानिया पर चिल्लाया, क्या तुम्हें बात करना आता भी है? अब तुमने कर दिया, वे तुम्हें मारने वाले हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह व्यक्ति आचार्य नवराज का वरिष्ठ शिष्य है, सब चक्र प्राण साधना विशेषज्ञ स्तर का आचार्य है। घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, शायद तुम अपनी जान बचा सको। रणवीर सिंघानिया ने हल्के स्वर में कहा, महज बच्चों का खेल, डरने की कोई बात नहीं। इतना कहकर उन्होंने साधना ध्वजों को सक्रिय किया और एक लाल प्रकाश सीधा रणवीर सिंघानिया की ओर निकला। श्रीमती मालिनी व्यास ने मुखिया इंद्रजीत व्यास को खींचा, जल्दी उसकी मदद करो। वे युवा हैं और एक तयशुदा विवाह से असंतुष्ट होना सामान्य है, लेकिन ये कोई मौत के लायक अपराध नहीं। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने गंभीर भाव धारण किया और कहा, मैं समझता हूं, लेकिन अगर मैं उन्हें रोकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं आचार्य नवराज को नाराज करता हूं। मैं क्या करूं? ठीक उसी क्षण जब लाल प्रकाश रणवीर सिंघानिया से टकराने वाला था, रणवीर सिंघानिया ने अनायास ही अपना हाथ हिलाया और लाल प्रकाश वास्तव में वहीं पर बिखर गया।
इसके तुरंत बाद हवा में मंडराते हुए तीनों साधना ध्वज हिंसक रूप से कांपने लगे। महज कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह से बिखर गए, उनके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। सभी उपस्थित लोग हक्का बक्का रह गए, इस दृश्य को देखते रहे। मुखिया इंद्रजीत व्यास खुद से बड़बड़ाया, आचार्य विजय सप्तचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ स्तर के चरम पर पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने जो चक्र बनाया था वह अनायास था, इस लड़के ने उसे एक हाथ के इशारे मात्र से तोड़ दिया। तारा मंत्रमुग्ध खड़ी थी, क्या ये लड़का वाकई इतना शक्तिशाली है? आचार्य विजय ने भी अपनी भौहें चढ़ाईं, अविश्वास से रणवीर सिंघानिया की ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कुछ कौशल होंगे। लगता है कि मैं बिना गंभीर हुए तुम्हें वश में नहीं कर सकता। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और 9 साधना ध्वज बाहर उड़ गए, हवा में मंडराते हुए। उन्होंने जल्दी से एक महासाधना बनाई जिसने आसमान को ढक लिया और सूर्य को भी छिपा दिया। ये देखकर मुखिया इंद्रजीत व्यास का चेहरा डर से भर गया और उन्होंने चिल्लाया, नवचक्र सूर्य बंधन साधना। आचार्य विजय ने वास्तव में ऐसी घातक साधना निकाली है, उनका वास्तव में जान लेने का इरादा है। उन्होंने फिर जल्दी से आचार्य विजय से कहा, आचार्य विजय, हालांकि यह युवा अनादरपूर्ण है, वह केवल मेधावी के लिए खड़ा होना चाहता था। एक सबक ही पर्याप्त होता, ऐसे जानलेवा दांव पेंच की कोई जरूरत नहीं। आचार्य विजय ने ठंडी सांस ली, इस उद्दंड ने मेरे गुरु का अपमान किया है, अपने मन में कोई सम्मान नहीं दिखाया, यह मृत्यु का पात्र है। आज मैं इसकी जान ले लूंगा। उन्होंने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, लड़के, ये साधना मैंने अपने गुरु से सीखी है, इसे नवचक्र विनाश साधना कहते हैं। हालांकि इसकी शक्ति मेरे गुरु की महासाधना जितनी महान नहीं है, फिर भी इसने जादुई जगत में एक प्रसिद्ध नाम कमाया है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि इस साधना के तहत मरोगे। रणवीर सिंघानिया ने साधना को अनदेखा किया और आचार्य विजय को निर्भीकता से घूरते रहे, पूछा, तो तुम कह रहे हो तुम वाकई मुझे मारना चाहते हो? आचार्य विजय ने ठंडी सांस ली, ऐसे कृतघ्न व्यक्ति को मैं क्यों जीवित छोड़ूं? रणवीर सिंघानिया ने निराशा से सिर हिलाया, चूंकि ऐसा है तो मुझे तुमसे शिष्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य विजय ने उपहास किया, लड़के, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं, लेकिन जहां तुम सामान्य साधनाओं को तोड़ सकते हो, वहीं तुम मेरी नवचक्र सूर्य बंधन साधना को निश्चित रूप से नहीं तोड़ पाओगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सभी उपस्थित लोग डर से भर गए, कांपना बंद नहीं कर पा रहे थे। ये दृश्य देखकर तारा ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ये लड़का वाकई बहुत लापरवाह है। इतनी भयावह साधना से कैसे बच सकते हो? कुमारी, उस पर भरोसा करना एक गलती थी। क्षितिज खाली नजर से आकाश में काली धुंध को घूरता रहा, उसे भी संदेह की एक झलक महसूस हुई। रणवीर, क्या तुम वाकई इस महासाधना को संभाल सकते हो? पूरे स्थान पर केवल मुखिया इंद्रजीत व्यास, जो सप्तचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ स्तर में थे, शांत बने रहे, लेकिन उन्होंने भी निराशा से सिर हिलाया और कहा, ये लड़का आज बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी क्षण जब सभी को लगा कि रणवीर की मृत्यु निश्चित है, रणवीर सिंघानिया ने आकाश में धीरे धीरे घूमते हुए 9 साधना ध्वजों की ओर देखा और फिर चिल्लाया, रुक जाओ। इसके तुरंत बाद 9 साधना ध्वज जैसे आज्ञाकारी छोटे कुत्तों की तरह हवा में पूरी तरह से रुक गए, निश्चेष्ट। मूल रूप से आकाश को घेरे हुई काली धुंध धीरे धीरे छंटने लगी, जैसे ही ऊर्जा चक्र ध्वज घूमना बंद हुए और अशुभ आभा भी हवा में विलीन हो गई। आचार्य विजय ने अविश्वास से ये दृश्य देखा। फिर उसने जल्दबाजी में अपनी हस्त मुद्राएं घुमाईं, हवा में ऊर्जा चक्र ध्वज पर फिर से नियंत्रण पाने का प्रयास किया। हालांकि आकाश में 9 ऊर्जा चक्र ध्वज जम गए थे और वे उसके मंत्रों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, चाहे उसने उन्हें कितनी भी बार दोहराया हो। ये कैसे हो सकता है? मेरे ऊर्जा चक्र ध्वज, वे मेरे आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे? आचार्य विजय ने खुद से बड़बड़ाया। न केवल वह, बल्कि आंगन में मौजूद हर कोई उस पल हक्का बक्का रह गया था। मुखिया इंद्रजीत व्यास के चेहरे पर सदमे का भाव था। बस एक हल्के चीखने से नवचक्र सूर्य बंधन साधना रुक गई। ये किस तरह का जादू है? क्या ये हो सकता है कि इस युवक का स्तर सप्तचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ स्तर से कहीं आगे निकल गया हो? तारा भी अविश्वसनीय रूप से चकित थी, क्योंकि जिस आदमी को उसने नीचा दिखाया था, उसने एक बार फिर उसकी अपेक्षाओं को तोड़ दिया था। क्षितिज का चेहरा उत्साह से चमक रहा था। मुझे पता था, रणवीर आचार्य नवराज से भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, वह आचार्य नवराज के शिष्य से कैसे नहीं निपट सकते? रणवीर सिंघानिया आचार्य विजय की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए शांति से बोले, क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास, और फिर भी तुम मुझे मारने की धमकी देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता? आचार्य विजय का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसने चिल्लाया, छोकरे, इतराना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे ऊर्जा चक्र ध्वज को जादू से नियंत्रित कर लेते हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम मेरे सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये कहने के बाद उसने रणवीर सिंघानिया की ओर कुछ ताबीज फेंके और उन्हें विस्फोट करने के लिए सक्रिय कर दिया। फिर उसने अपना सिर मोड़ा और बिना किसी झिझक के भाग गया।
रणवीर सिंघानिया ने ताबीज़ों को नज़रअंदाज किया और पलक झपकते ही वह पहले से ही आचार्य विजय के पीछे था। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास भागने का कोई मौका है? आचार्य विजय का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसने सदमे में चिल्लाया, तुम भी युद्ध कला गुरु हो। प्राण साधना विशेषज्ञ मंत्र साधना और साधनाओं में उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन नज़दीकी युद्ध के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। यदि वे समान स्तर के किसी युद्ध कला गुरु से भिड़ जाते हैं और साधना से युद्ध में देरी करने का कोई साधन न हो, तो नज़दीकी लड़ाई में उनका कोई मौका नहीं होता। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रणवीर सिंघानिया इतनी आसानी से उसके ऊर्जा चक्र ध्वज को नियंत्रित कर सकता है और इसके ऊपर इतनी तेज गति भी रखता है। अगर उसे पता होता कि यह युवक कितना शक्तिशाली है, तो वह उसे मारने की बात कहने की हिम्मत कभी नहीं करता। रणवीर सिंघानिया हंसने लगे और बोले, क्षमा करें, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु को भी अपने सम्मान में नहीं रखता। फिर उसने अपना हाथ उठाया, हवा से इशारा किया और सफ़ेद प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई, जो आचार्य विजय की खोपड़ी से आर पार हो गई। आचार्य विजय आतंक से आंखें फाड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आज यहाँ मर जाएगा। आकाश में 9 ऊर्जा चक्र ध्वज शक्तिहीन होकर नीचे गिर गए और जमीन पर आ पड़े। आंगन में मौजूद हर कोई शांत हो गया। केवल मेधावी के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने टिप्पणी की, शानदार। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने अपनी बेटी को भ्रमित नज़र से देखा, फिर जल्दी से आचार्य विजय के पास गए, उसकी गर्दन जांचने के लिए नीचे झुके और कोई नब्ज न होने की पुष्टि करने के बाद उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। वह खड़ा हुआ, रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और बोला, तुम बहुत जल्दबाज रहे हो। वह आचार्य नवराज का शिष्य है। अब जब तुमने उसे मार दिया है तो आचार्य नवराज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। रणवीर सिंघानिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं और जवाब दिया, ओह, तो तुम कह रहे हो कि क्योंकि वह आचार्य नवराज का शिष्य है तो मुझे बस चुपचाप खड़े होकर उसे मुझे मारने देना चाहिए था। मुखिया इंद्रजीत व्यास का भाव रुक गया, यह महसूस करते हुए कि रणवीर सिंघानिया की बात में दम था। हालांकि उसने फिर भी कहा, चाहे कुछ भी हो, तुमने अब आचार्य नवराज को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। आचार्य नवराज हमेशा अपने लोगों के रक्षक रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि उनका शिष्य तुम्हारे हाथों मरा है तो मुझे डर है कि वह तुम्हें धरती के छोर तक खोज निकालेंगे। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने एक पल सोचा, फिर रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और कहा, तुम मेरी बेटी के लिए खड़े हुए और उसके लिए मैं वास्तव में तुम्हारा आभारी हूँ। लेकिन प्रमुख परिवारों की कितनी बेटियां अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना भाग्य तय कर सकती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ही बेटी को पीड़ित देखना चाहता हूँ? यह इसलिए नहीं है कि मैं चाहता हूँ, बल्कि इसलिए है क्योंकि आचार्य नवराज बहुत शक्तिशाली हैं और मेरा व्यास राजवंश उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। व्यास राजवंश के सैकड़ों लोगों की आजीविका के लिए मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तुम बेहतर होगा कि जल्दी निकल जाओ, तुरंत प्रभासपुर छोड़ दो और ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम्हें कोई न ढूंढ सके, जितनी दूर हो उतना बेहतर। जहां तक आचार्य विजय के शव का सवाल है, मैं उसे संभाल लूंगा। यही अब एकमात्र समाधान है। मुखिया इंद्रजीत व्यास की बातें सुनकर रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन सोचा कि मेधावी के पिता वास्तव में कोई घृणित व्यक्ति नहीं थे, उनके कई फैसले बेबसी के कारण लिए गए थे। उसने मुखिया इंद्रजीत व्यास को देखकर मुस्कुराया और कहा, मुखिया जी, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आचार्य नवराज के शिष्य को इसलिए मारा क्योंकि उसके शिष्य ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर वह इस बात पर मुझे मारना चाहता है तो मुझे उसे भी ठिकाने लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह मेधावी को उससे शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने अपनी भौहें चढ़ाईं, मैं मानता हूं कि तुम्हारे कौशल असाधारण हैं, लेकिन आचार्य नवराज प्रभासपुर में कई सालों से प्रसिद्ध हैं। उनसे निपटना इतना आसान नहीं है, ज्यादा ढीठ मत बनो। रणवीर सिंघानिया ने बहस जारी रखने की योजना नहीं बनाई। वह आचार्य नवराज से निपट सकता है या नहीं, तथ्य इसे साबित करेंगे। फिर मुखिया इंद्रजीत व्यास राजवंश के सेवकों की ओर मुड़े, यहाँ 2 लोगों को लाओ इस शव का इंतजाम करने के लिए। आज की घटनाओं का एक भी शब्द कोई बाहर न फैलाए, वरना परिवार के अनुशासन का सामना करना पड़ेगा। तुरंत 2 लोग आचार्य विजय के शव को ले जाने के लिए आगे आए। इस पर रणवीर सिंघानिया पास गए और बोले, उसका शव मुझे दे दो, मैं इसे आचार्य नवराज के पास ले जाऊंगा, यह शायद काम आ सकता है। मुखिया इंद्रजीत व्यास निशब्द रह गए, सोचते हुए कि अगर तुम आचार्य नवराज के पास जा भी रहे हो तो क्या तुम सच में उसके पास एक शव ले जाने की योजना बना रहे हो? मैं तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा चिंतित हूँ। वह बोलने ही वाला था कि उसने रणवीर सिंघानिया को अपना हाथ हिलाते देखा और आचार्य विजय का शव बस हवा में विलीन हो गया। ये गायब हो गया। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने सदमे भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। आंगन में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। क्षितिज उत्साहित था, ये प्रकट हो गया। महालुप्तीकरण कौशल। रणवीर ने फिर से इस चाल का इस्तेमाल किया है। रणवीर सिंघानिया मुड़े और मेधावी के पास गए, मैं अब आचार्य नवराज को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम अभी घर पर रहो, मेरे शुभ समाचार का इंतजार करना।
मेधावी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम। रणवीर सिंघानिया ने फिर क्षितिज की ओर देखा और कहा, तुम्हारा यहाँ रुकना भी ज्यादा काम का नहीं है, तुम घर क्यों नहीं जाते? क्षितिज स्पष्ट रूप से निराश होकर बोला, रणवीर, मैं तुम्हें आचार्य नवराज के साथ युद्ध करते हुए देखना चाहता हूँ। रणवीर सिंघानिया ने कहा, यह असंभव नहीं है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं कि आचार्य नवराज वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। जब लड़ाई की बात आएगी तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। अगर तुम मरने से नहीं डरते तो मेरे पीछे आओ। क्षितिज ने तुरंत एक शर्मिंदा मुस्कान दी और बोला, रणवीर, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो मौत से डरता है? ओहो, मुझे अचानक याद आया कि मेरी माँ ने पहले फ़ोन किया था और कहा था कि वह मुझे याद कर रही है और जोर दे रही थी कि मैं घर लौट आऊं। मैं उन्हें मना नहीं कर सका, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले घर जाना चाहिए। रणवीर सिंघानिया ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और पूछा, आचार्य नवराज कहाँ हैं? क्षितिज ने जवाब दिया, नीलगिरी पर्वत। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया और बाहर की ओर मुड़े। मुखिया इंद्रजीत व्यास ने चिंतित होकर पुकारा, युवक, अगर तुम जाओगे तो तुम निश्चित मृत्यु के पथ पर चलोगे। रणवीर सिंघानिया हल्के से मुस्कुराए, हो सकता है वही मरे। गरुड़ पर्वत, ये स्थान मूल रूप से एक ऐसा पहाड़ी शिखर था जहां कम ही लोग आते जाते थे, लेकिन फिर आचार्य नवराज ने इस भूमि का वास्तु ज्योतिष का प्रभाव देखा और इसे एक दुर्लभ ऊर्जा स्थल घोषित किया। उन्होंने पहाड़ी शिखर पर एक निवास स्थान बनवाया और प्रतिदिन वहां अपनी साधना में लीन रहते थे। आचार्य नवराज के कई अनुयायियों ने पहाड़ तक सड़कें बनवाने के लिए धन दान किया और भूभाग को भी संवारा, जिससे वहां का नज़ारा किसी भी मनमोहक पर्यटन स्थल से कम नहीं था। प्रभासपुर में रहस्यमय साधनाओं का लोक फल फूल रहा था और आचार्य नवराज लोगों के दिलों में किसी देवता से कम नहीं थे, इसलिए कई लोग रोजाना पहाड़ पर दर्शन करने आते थे। रणवीर सिंघानिया पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। उन्होंने अपने सामने शिखर को देखा और पाया कि यह स्थान आत्मिक ऊर्जा से भरपूर था, जिसमें बाघ की भांति घात लगाए और गरुड़ की भांति कुंडली मारे हुए की शक्तिशाली उपस्थिति थी। वास्तव में यह एक दिव्य भूमि थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके पहाड़ी शिखर का अवलोकन किया और देखा कि चोटी पर दिव्य रत्नों की ऊर्जा संघनित थी, जो इस बात का संकेत था कि खजानों का पोषण हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि गरुड़ पर्वत की चोटी पर छिपे हुए खजाने दबे हुए हों? ये सोचते ही रणवीर सिंघानिया उत्साहित हो उठे। उन्हें इस समय ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अगले स्तर पर पहुंचने में मदद करने वाली आत्मिक औषधि या रत्न कहाँ मिलेंगे, और यदि गरुड़ पर्वत पर वे थे तो वे सही जगह पर आए थे। वह सीढ़ियों पर चले और पहाड़ पर चढ़ने लगे, जहां उन्हें धुंधला सा कुछ और लोग भी ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए। इसी क्षण घोड़े की पूंछ जैसी चोटी वाली, जीन्स पहने, आकर्षक काया और सुंदर मुखमंडल वाली एक लड़की रणवीर सिंघानिया के पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप भी आचार्य नवराज के दर्शन करने आए हैं? मेरा नाम अवंतिका है, क्यों न हम एक साथ चलें? रणवीर सिंघानिया ने उस लड़की को ध्यान से देखा और सिर हिलाकर कहा, मेरा नाम रणवीर सिंघानिया है। दोनों एक साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। अवंतिका ने पूछा, क्या आप आचार्य नवराज से सहायता मांगने आए हैं? रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। अवंतिका ने बिना कुछ और पूछे सिर हिलाया और खुद ही बोलने लगी, मैं आचार्य नवराज से मदद मांगने आई हूं क्योंकि मेरे पिताजी के व्यापार में हाल ही में कुछ अड़चनें आ गई हैं। वे संपत्ति कारोबार में हैं और पहले सब ठीक चलता था, लेकिन हाल ही में हमें बुरे समय का दौर चल रहा है। इसलिए मैं आचार्य नवराज से पिताजी का भाग्य बदलने में सहायता करने के लिए कहना चाहती हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि आचार्य नवराज मदद करने के लिए सहमत होंगे या नहीं। अवंतिका को ये कहते हुए सुनकर कि उनके पिताजी संपत्ति कारोबार में थे और उनका उपनाम वर्मा था, रणवीर सिंघानिया ने पूछा, क्या आपके पिताजी जयनंद वर्मा हैं? अवंतिका के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था जब उसने पूछा, आपको कैसे पता? रणवीर सिंघानिया ने अनायास ही उत्तर दिया, प्रभासपुर में वर्मा उपनाम वाले संपत्ति कारोबार के दिग्गज बहुत ज्यादा नहीं हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें गरुड़ पर्वत पर जयनंद वर्मा की बेटी मिल जाएगी। प्रभासपुर की उनकी यात्रा एक ओर तो मेधावी की परेशानियों में मदद करने के लिए थी और दूसरी ओर इस अवसर का लाभ उठाकर जयनंद वर्मा से दिव्य सृष्टि रत्न के मूल के बारे में पूछना था। अवंतिका ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा, रणवीर सिंघानिया को सिर हिलाया और फिर कहा, मैंने दोस्तों से सुना है कि लड़कियों को आचार्य नवराज से मदद मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझे सफलता मिलेगी। रणवीर सिंघानिया ने भौहें चढ़ाईं, क्या ऐसा है? अवंतिका ने सिर हिलाया, हाँ, ये काफी जादुई लगता है। शायद इसलिए क्योंकि लड़कियों का भाग्य बदलना आसान होता है। ये कहकर वह जोर से हंस पड़ी। रणवीर सिंघानिया को वहीं संदेह हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह आचार्य नवराज वास्तव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक पसंद करते हैं? दोनों एक साथ चढ़े और थोड़े ही समय में वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। रणवीर सिंघानिया और अवंतिका को आते देखकर उन धूसर वस्त्रधारी व्यक्तियों ने तुरंत आगे बढ़कर पूछताछ की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरदार ने ठंडी आवाज और घमंड भरे रवैये के साथ कहा। अवंतिका ने तुरंत कहा,
भाई, हम आचार्य नवराज के दर्शन करने आए हैं और साथ ही एक छोटी सी उलझन है जिसके समाधान के लिए आचार्य नवराज की सहायता चाहते हैं। सरदार ने कहा, आचार्य नवराज आज एक भोज की मेजबानी कर रहे हैं, रहस्यमय साधनाओं के लोक के सच्चे आचार्यों का सत्कार कर रहे हैं और आपके दर्शनों के लिए उनके पास समय नहीं है। आपको वापस चले जाना चाहिए। अवंतिका अचानक चिंतित हो उठी और बोली, भाई कृपया हमारी मदद करें, मुझे वास्तव में आचार्य नवराज से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। बात करते हुए उसने एक बैंक कार्ड निकाला और सरदार को देते हुए कहा, भाई यह मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। सरदार ने बैंक कार्ड को अपने हाथ में लिया, उस पर नजर डाली और अचानक एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अवंतिका का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मुझे माफ करना। सरदार ने अवंतिका को ऊपर से नीचे तक देखा कि वह काफी आकर्षक थी और उसकी आंखों में एक कुटिल चमक कौंध गई। फिर उसने कहा, हालांकि ये देखकर कि तुम इतनी ईमानदार हो, मैं तुम्हें एक अवसर देने पर विचार कर सकता हूँ। अवंतिका की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, कृपया बताएं भाई। सरदार ने अपने कपड़ों से एक गोली निकाली और अवंतिका को देते हुए कहा, इस गोली को विपदा निवारक गोली कहते हैं। यह एक चमत्कारी अमृत है जो तुम्हारे मन की चंचलता को दूर कर सकता है। यदि तुम इस गोली को खा लेती हो और मैं तुम्हें स्नान कर वस्त्र बदलने के लिए ले जाता हूँ, जब तुम शुद्ध हो जाओगी तो तुम हमारे साधना स्थल पर जा सकती हो। यदि तुम पूरी रात अपने मन को शुद्ध रख सको तो मैं तुम्हें आचार्य नवराज से मिलवा पाऊंगा। अवंतिका तुरंत उत्साहित हो गई। वह समझ गई कि आचार्य नवराज का योग अभ्यास गहरा था और उनसे मिलने के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए उसने विपदा निवारक गोली ली और कहा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से परीक्षा पास करूंगी। सभी धूसर वस्त्रधारी पुरुषों ने शैतानी मुस्कान दिखाए। रणवीर सिंघानिया ने तथाकथित विपदा निवारक गोली को देखा और तुरंत देखा कि इसमें कामोत्तेजक औषधियों की बड़ी मात्रा थी। ऐसी गोली किसी को मन की चंचलता से छुटकारा पाने में मदद नहीं करेगी बल्कि एक व्यक्ति को असंयमित और वासना में लीन बना देगी। अवंतिका ने गोली को अपने मुंह में डालने के लिए हाथ उठाया। रणवीर सिंघानिया ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और गोली छीन ली, तुम इसे नहीं खा सकती। अवंतिका के चेहरे पर भ्रम का भाव था। धूसर वस्त्रधारी पुरुषों ने भी भौहें चढ़ाईं। सरदार ने रणवीर सिंघानिया को घूरकर डांटा, मैं कहना भूल गया, आचार्य नवराज केवल लड़कियों के दर्शन स्वीकार करते हैं, वह किसी भी पुरुष से मिलना पसंद नहीं करते। तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए, यहाँ बाधा मत बनो। रणवीर सिंघानिया ठंडी हंसी हंसे, तुम्हें किसने बताया कि मैं आचार्य नवराज के दर्शन करने आया हूँ? अवंतिका ने चिंतित होकर रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और कहा, रणवीर सिंघानिया, केवल इसलिए कि आचार्य नवराज पुरुषों के दर्शन स्वीकार नहीं करते, तुम मुझे उनके दर्शन करने से नहीं रोक सकते। कृपया इन भाइयों की बात सुनो और जल्दी से पहाड़ से नीचे चले जाओ। फिर उसने गोली वापस छीनने की कोशिश की, मुझे विपदा निवारक गोली वापस दो। रणवीर सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा, ये चीज़ वैसी नहीं है जैसा तुम सोचती हो, विपदा निवारक गोली। ध्यान से देखो और देखो कि अगर तुम इसे खा लेती तो क्या होता। ये कहकर वह तेजी से सरदार की ओर बढ़े और बिजली की गति से भी तेज गोली सरदार के मुंह में ठूंस दी। सरदार का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसने तुरंत गोली उल्टी करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में उसके गाल सुर्ख हो गए, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह अत्यधिक नखरों के साथ व्यवहार करने लगा। वह एक दूसरे धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति पर एकदम से टूट पड़ा और घिनौनी आवाज में कहा, मुझे चाहिए। अवंतिका की आंखें सदमे से बाहर निकल आईं। उसने हड़बड़ी में 2 कदम पीछे हटकर कहा, यह उसके साथ क्या हो रहा है? रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से उत्तर दिया, उस गोली में कामोत्तेजक प्रभाव थे। सोचो अगर तुमने उसे निगल लिया होता तो क्या होता। उस गोली का प्रभाव बहुत धीमा होना चाहिए था, जिसमें प्रकट होने में लंबा समय लगता, लेकिन रणवीर सिंघानिया ने उसके प्रभावों को तेज कर दिया ताकि अवंतिका को उसके परिणामों का एहसास हो सके। रणवीर सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे डर है कि यह वही है जो तथाकथित आचार्य नवराज का इरादा था। वह व्यक्ति इंसान के भेष में दानव से ज्यादा कुछ नहीं है। सरदार एक धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति से जूझ रहा था, हताशा से उसके कपड़े फाड़ रहा था, जबकि बाकी लोग उसे काबू करने के लिए आगे बढ़े। धूसर वस्त्रधारी आदमियों में से एक ने रणवीर सिंघानिया को घूर कर देखा और चिल्लाया, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीलगिरी पर्वत पर उत्पात मचाने की? तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है, मरो। ये कहकर उसने रणवीर सिंघानिया पर एक ताबीज फेंका। रणवीर सिंघानिया ने तिरस्कारपूर्वक ठंडी सांस ली और अपनी आंखें से खोली। ताबीज उल्टा होकर धूसर वस्त्रधारी आदमियों की ओर वापस उड़ गया और विस्फोट हो गया। दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठीं क्योंकि वे धूसर वस्त्रधारी जमीन पर निश्चेष्ट गिर पड़े। रणवीर सिंघानिया अवंतिका की ओर मुड़े और उदासीनता से कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, चलने का समय हो गया है। ये कहकर वह फाटक की ओर चल पड़े। अवंतिका घटना को शून्य भाव से देखती रही, खुद से बड़बड़ाते हुए, वह क्या करने जा रहा है? क्या वह आचार्य नवराज को चुनौती देने वाला है?
जैसे ही वह अपने विचारों में खोई हुई थी, आकाश से अचानक गरज के समान एक आवाज आए, आचार्य नवराज, तुरंत बाहर आकर मुझसे मिलो। एक हवादार कक्ष के भीतर लोगों का एक समूह उस समय मदिरा पीते हुए सुखद बातचीत में लीन था। कक्ष के केंद्र में 7 या 8 अल्पवस्त्रधारी नर्तकियां मनमोहक ढंग से नृत्य कर रही थीं, प्राचीन सम्राटों के आनंद की याद दिला रही थीं। सम्मान की सीट पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसके बाल सफ़ेद थे लेकिन चेहरा 40 की उम्र जैसा युवा और आकर्षक था। ये व्यक्ति और कोई नहीं, आचार्य नवराज ही थे, जो प्रभासपुर के जादू के क्षेत्र में मंत्रों के सबसे बड़े विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके साथ चारों ओर बैठे हुए तेजस्वी वृद्ध थे, प्रत्येक में एक असाधारण उपस्थिति थी। उनमें से प्रत्येक प्रभासपुर में जादू के दायरे में एक विशेष क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रखते थे। इनमें प्रभासपुर के जादू संघ के अध्यक्ष जयवंत वर्मा, परिवार के मुखिया यशवंत वर्मा और दक्षिण पश्चिम जादू संघ के अध्यक्ष सुधीर आचार्य शामिल थे। ये सभी आचार्य नवराज को सम्मानपूर्वक टोस्ट कर रहे थे। अध्यक्ष जयवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य नवराज, जादू की कला में आपकी महारत वाकई अद्भुत है। हम सभी आपसे बहुत पीछे छूट गए हैं। यशवंत वर्मा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ पीछे ही नहीं छूटे, मुझे डर है कि हम आपकी पीठ भी नहीं देख पा रहे हैं, आचार्य नवराज। आचार्य नवराज ने चापलूसी भरी प्रशंसाएं और चारों ओर की खुशामद सुनी। उनके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो दुनिया को तुच्छ समझता था, वह स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपने प्रति श्रद्धा दिखाते हुए देखकर आनंदित होता था। अब मेरे योग अभ्यास के स्तर के साथ मैं न केवल प्रभासपुर के जादू के क्षेत्र में बेजोड़ हूँ, बल्कि पूरे भारत के जादू के क्षेत्र में भी मैं सही मायने में उनमें से पहला होने का दावा कर सकता हूँ। आजकल पूरे प्रभासपुर में आचार्य नवराज का नाम कौन नहीं जानता। कोई भी मेरे सामने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करता, और यह एहसास वाकई आरामदायक है, आचार्य नवराज ने खुद से सोचा, अत्यधिक संतुष्टि महसूस करते हुए। तभी गरज के समान एक तेज आवाज गूंजी, आचार्य नवराज, तुरंत बाहर आकर मुझसे मिलो। आवाज गूंजते ही मेज पर रखा मदिरा का पात्र तुरंत टूट गया। उपस्थित सभी के चेहरों के भाव जम गए, उनमें अविश्वास की झलक दिख रही थी। आचार्य नवराज के चेहरे से आत्मसंतुष्ट भाव गायब हो गया, उसकी जगह तीव्र क्रोध की लपटें फैल गईं। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे नीलगिरी पर्वत पर मुसीबत पैदा करने की, वे वाकई मौत को दावत दे रहे हैं, आचार्य नवराज ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर उनका आकृति वहीं से गायब हो गया। बाकी प्राण साधना विशेषज्ञ भी तुरंत उनके पीछे हो लिए। वे भी देखना चाहते थे कि किसकी इतनी हिम्मत थी कि आचार्य नवराज के शक्ति के शिखर पर होने पर भी मुसीबत खड़ी करे। खुले आंगन में रणवीर सिंघानिया आंगन के केंद्र में शांति से खड़े थे, जिन पर आचार्य नवराज के कई शिष्य सतर्कता से नजर रख रहे थे। जल्द ही एक सफेद वस्त्रधारी आकृति एक अलौकिक उपस्थिति के साथ रणवीर सिंघानिया के सामने प्रकट हुई। उसके ठीक पीछे प्रभासपुर के जादू के दायरे के प्राण साधना विशेषज्ञ भी थे। रणवीर सिंघानिया ने इन लोगों की आभा महसूस की और पाया कि उनमें से लगभग सभी सप्तचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ थे, जिससे उनकी भौहें चढ़ गईं। लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने अपनी नज़र सामने सफ़ेद वस्त्रधारी आकृति पर जमाई। क्या तुम आचार्य नवराज हो? आचार्य नवराज ने रणवीर सिंघानिया को एक नज़र देखा और उनकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। मैंने सोचा था कि कोई बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति मेरे नीलगिरी पर्वत पर उत्पात मचाने आया होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक युवा लड़का निकला। क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी जो शब्द चिल्लाए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए मेरी जान लेने के लिए काफ़ी है? रणवीर सिंघानिया थोड़ा मुस्कुराए, सिर्फ तुम मेरी जान लोगे? मुझे डर है कि यह थोड़ा अवास्तविक है। आचार्य नवराज ने अपने होंठ सिकुड़े। उन्हें लगा कि उनके सामने ये युवा अत्यधिक अहंकारी है। उन्होंने पहले ऐसे अज्ञानी और अहंकारी मूर्खों का सामना नहीं किया था। उनके पीछे खड़े प्राण साधना विशेषज्ञों भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि आचार्य नवराज का योग अभ्यास कितना गहरा है? क्या उनके सामने ऐसी बातें कहना हास्यास्पद नहीं है? आजकल के युवा थोड़ी सी उपलब्धि पाकर सोचते हैं कि वे आकाश में उड़ सकते हैं। क्या वह एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि अगर उनमें थोड़ी बहुत क्षमता है भी, तो क्या वह वाकई आचार्य नवराज से तुलना कर सकते हैं? अहंकारी और अज्ञानी, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो अपनी जवानी पर भरोसा करके लापरवाही से अधिकार को चुनौती देते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वे कितने हास्यास्पद हैं। अधिकार के सामने उन्हें झुक जाना चाहिए। आचार्य नवराज ने रणवीर सिंघानिया को ठंडी नज़र से घूरते हुए कहा, लड़के, आज मैं दोस्तों की मेज़बानी कर रहा हूं और मैं नाराज़ नहीं होना चाहता। तुम्हारी युवावस्था की अज्ञानता को देखते हुए अगर तुम अभी घुटने टेक कर दंडवत प्रणाम करते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। रणवीर सिंघानिया हंसे और जवाब दिया, तब तुम बहुत गलतफहमी में हो। रणवीर सिंघानिया के होंठ थोड़े ऊपर उठे और फिर उन्होंने आचार्य विजय के शव को दिव्य सृष्टि रत्न से बाहर निकाला और जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारा शिष्य उतना दुर्जय नहीं था जितना तुमने सोचा था। वह मुझसे एक ही मुकाबले में हार गया।
ये सोचना कि वह मुझसे निपट सकता है बिल्कुल हास्यास्पद है। आचार्य नवराज आचार्य विजय के शव को देखकर थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर उनकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होती गईं। जैसे ही वह दौड़कर आए, उन्होंने आचार्य विजय के शरीर को सहारा देकर एक बार फिर पुष्टि की, मेरे प्रिय शिष्य। नहीं, उनकी आंखों में तेजी से लालिमा छा गई और उनका चेहरा धीरे धीरे क्रूरता में बदल गया, क्योंकि उनके शरीर के चारों ओर एक संहारक आभा उठने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य को मारने की? रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, मैंने व्यास राजवंश में मेधावी से तुम्हारे विवाह का विरोध किया था और इसी बात पर वह मुझे मारना चाहता था। मेरे पास उसे पहले मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आचार्य नवराज ने दांत पीसे, अगर मेरे शिष्य तुम्हें मारना चाहते थे तो जरूर तुम मरने लायक थे। तुम्हें क्या अधिकार है उसे मारने का? रणवीर सिंघानिया निरुत्तर थे। तो वह मुझे मार सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता, इसमें क्या तर्क है? वैसे मैं यहाँ तुम्हें मेधावी से शादी का विचार छोड़ने के लिए मनाने आया हूँ। मेधावी तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। आचार्य नवराज का चेहरा गंभीर हो गया, मैं जो करता हूँ वह तुमसे कोई मतलब नहीं। तू नीच कहीं का, मेरे शिष्य को मारकर मैं अभी उसका बदला लूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उन्होंने अपनी हस्त मुद्राएं घुमाना शुरू कर दिया, एक अग्नि गोले का आवाहन किया और उसे रणवीर सिंघानिया पर फेंक दिया। रणवीर सिंघानिया ने अपना हाथ पलटा और अग्नि गोले को एक तरफ मोड़ दिया, जो जमीन पर गिरा और धमाके के साथ फट गया, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया। चूंकि तुम तर्क वितर्क के लिए तैयार नहीं हो, तो मुझे अपनी मुट्ठियों को ही बात करने देनी होगी। आचार्य नवराज ने ठंडी सांस ली और रणवीर सिंघानिया पर कई और अग्निगोले फेंके। फिर उन्होंने अपने पीछे खड़ी भीड़ को संबोधित किया, सभी लोग, आज आपकी आंखों के सामने मैं इस दुष्ट को फांसी दूंगा। कृपया किसी भी नुकसान से बचने के लिए पीछे हट जाएं। सभी प्राण साधना विशेषज्ञ तुरंत आंगन के किनारे पर पीछे हट गए। उन्होंने रणवीर सिंघानिया की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इस लड़के में वाकई हिम्मत है। वह आचार्य नवराज के शिष्य को मारने की हिम्मत करता है। वह निस्संदेह आज मरने वाला है। अध्यक्ष जयवंत ने टिप्पणी की, उसने पहले जो कौशल दिखाए उन्हें देखते हुए वह भी पर्याप्त योग अभ्यास वाला व्यक्ति होगा। इतना युवा होने पर भी वह आकाश का गौरव हो सकता था। वह आचार्य नवराज को उकसाने में इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? यशवंत वर्मा ने पछतावे से आह भरी। सुधीर आचार्य ने ठंडी सांस ली, भले ही वह थोड़ा प्रतिभाशाली हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आचार्य नवराज कई वर्षों से नवचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ स्तर में कदम रख चुके हैं और उनकी शक्ति अब अथाह है। वह ऐसे उग्र युवक के लिए कोई मुकाबला नहीं है। रणवीर सिंघानिया ने उन कुछ अग्निगोलों को निष्क्रिय कर दिया और आचार्य नवराज के साथ शिष्टाचार दिखाने की जहमत नहीं उठाई, कई ताबीज फेंके। आचार्य नवराज का चेहरा अहंकार से भरा था, मेरे सामने ताबीजों से खेलना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े अनुभवहीन हो? उन्होंने अपनी हस्त मुद्राएं घुमाईं। रणवीर सिंघानिया के ताबीजों को नियंत्रित करने और पलटवार करने का इरादा था। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए उनकी तकनीकों का बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रतिक्रिया कैसे नहीं हो सकती? आचार्य नवराज ने भौहें सिकोड़ीं। अगले ही पल वे कुछ ताबीज आचार्य नवराज के चारों ओर फट गए और वज्र शक्ति ने तुरंत उन्हें घेर लिया। आचार्य नवराज की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चारों ओर तुरंत एक सुनहरा कवच प्रकट हुआ, जिसने वज्र की शक्तियों को रोक दिया, लेकिन उनकी आत्मसंतुष्टि ने उन्हें कुछ अस्त व्यस्त छोड़ दिया था। वज्र की शक्तियों को निष्क्रिय करने के बाद आचार्य नवराज ने रणवीर सिंघानिया की ओर गंभीर भाव से देखा और पूछा, ऐसे भयावह ताबीज इस दुनिया में दुर्लभ हैं, तुम आखिर कौन हो? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, मैं मेधावी का दोस्त हूं और उसके अनुरोध पर मैं तुम्हें उससे शादी के विचार से विमुख करने आया हूं। आचार्य नवराज ने ठंडी सांस ली और फिर कुछ कदम पीछे हट गए। 9 ऊर्जा चक्र ध्वजों को हवा में उठाया, जहां वे तेजी से घूमने लगे। ध्वजों के भीतर से अजीब शक्तियों का एक असंख्य निकलना शुरू हो गया, जिसने तुरंत पूरे परिसर को घेर लिया। रणवीर सिंघानिया ने हवा में फैल रही एक घातक आभा को महसूस किया। अध्यक्ष जयवंत और अन्य दर्शक ये दृश्य देखकर चौंक गए। नवचक्र विनाश साधना। आचार्य नवराज इस लड़के से निपटने के लिए इतनी घातक साधना का उपयोग कर रहे हैं, लगता है वह वाकई मारना चाहता है। नवचक्र विनाश, जिसे एक अत्यंत शक्तिशाली संहारक साधना माना जाता है, एक बार सक्रिय होने पर इसकी सीमा के भीतर कुछ भी नहीं उग सकता। इस साधना के भीतर हम भी कुछ सांसें भी नहीं बच पाएंगे। साधना को सक्रिय करने के बाद आचार्य नवराज ने रणवीर सिंघानिया की ओर ठंडी नज़र से देखा और कहा, लड़के, मेरी साधना के भीतर मरना गर्व करने लायक बात है। तुमने मेरे शिष्य को मारा है और मैं निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन लूंगा। जहां तक मेधावी की बात है, मेरा इरादा न केवल उससे शादी करने का है, बल्कि उसे अपनी दासी बनाने का भी है। मैं, आचार्य नवराज, जो करना चाहता हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही उनके शब्द गिरे, मायावी ऊर्जा से बने 9 काले ड्रैगन अचानक आकाश में प्रकट हुए, आकाश को अंधेरे में ढकते हुए। ड्रैगन की गर्जना की आवाज उठी, जो मानो कान के पर्दों को भेदती हुई लग रही थी।
रणवीर सिंघानिया ने साधना की शक्ति महसूस की और उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्होंने इसमें साधना लोक की कुछ शक्तिशाली साधनाओं के निशान देखे। ऐसा लगा कि आचार्य नवराज में वाकई कुछ कौशल था। 9 काले ड्रैगन हवा में घूमते रहे, सभी एक साथ रणवीर सिंघानिया की ओर गोता लगाया। रणवीर सिंघानिया ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी हस्त मुद्राएं घुमाईं, उनकी पुतलियां गहरे सुनहरे रंग की हो गईं। तीव्र प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, जो 9 काले ड्रैगन को पार करती हुई गईं। कैंडल ड्रैगन्स आए। प्रकाश की दोनों किरणों ने 9 काले ड्रैगन को भयंकर लपटों से प्रज्वलित कर दिया और तुरंत उनकी गति कम हो गई। ये देखकर आचार्य नवराज ने भौहें चढ़ाईं, ये किस प्रकार की तकनीक है। बिना किसी झिझक के उन्होंने ऊर्जा चक्र ध्वजों में आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित की, जो घूमने लगे और 9 काले ड्रैगन पर लगी लपटें तेजी से बुझ गईं, इससे पहले कि वे एक बार फिर रणवीर सिंघानिया की ओर बढ़े। रणवीर सिंघानिया ने अपनी आंखें संकरी की, बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने तारांकन कैंडल ड्रैगन्स आई की शक्ति से इन 9 काले ड्रैगन को हल करने में विफल रहने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि मैंने इस साधना को कम आंका है। आचार्य नवराज ने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, तुम्हारे योग अभ्यास के स्तर के साथ तुम मेरी नवचक्र विनाश साधना को भेदने में सक्षम नहीं होगे, इसलिए चुपचाप अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। रणवीर सिंघानिया ने एक ठंडी मुस्कान दी, तो तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए कि मैं तुम्हारी साधना को कैसे तोड़ता हूँ। उसके बाद वह जमीन पर पद्मासन में बैठ गए, अपने हाथों को जोड़ा और अपनी शक्ति एकत्रित करना शुरू कर दिया। जल्द ही नीलगिरी पर्वत के भीतर समाहित सारी आत्मिक ऊर्जा रणवीर सिंघानिया की ओर अभिसरित होने लगी और थोड़े ही समय में उनके पीछे एक सुनहरा दिव्य ड्रैगन बन गया, जो एक सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। इस सुनहरे ड्रैगन को देखकर आचार्य नवराज की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ब्रह्मांड की शक्ति। तुम वास्तव में ब्रह्मांड की शक्ति को संघनित कर सकते हो। रणवीर सिंघानिया मुस्कुरा दिए, भले ही तुम्हारी साधना शक्तिशाली है, लेकिन साधना कला की तुम्हारी समझ बहुत सरल है। साधनाएं केवल ब्रह्मांड की शक्ति को अपने उपयोग के लिए उधार लेने का साधन हैं। मैंने अभी अभी तुम्हारे नीलगिरी पर्वत द्वारा पोषित ब्रह्मांड की सारी शक्ति निकाल ली है। सौभाग्य से यह एक वास्तु ज्योतिषीय रूप से धन्य स्थान है, जो ब्रह्मांड की शक्ति से भरपूर है, जो तुम्हारी साधना को तोड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और सुनहरा दिव्य ड्रैगन आकाश में उड़ गया, 9 काले ड्रैगन के साथ उलझते हुए। दिव्य ड्रैगन पर सुनहरे प्रकाश का मायावी ऊर्जा को शुद्ध करने का प्रभाव था और जल्द ही 9 काले ड्रैगन अत्यंत कमजोर हो गए। गति का लाभ उठाते हुए सुनहरा दिव्य ड्रैगन आकाश में ऊपर की ओर चला गया, नवचक्र विनाश साधना को भेदते हुए। आंगन में, जो रात की तरह अंधेरा था, सुनहरे प्रकाश की एक किरण अचानक नीचे चमक उठी, जिससे सभी को जल्दबाजी में अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। हवा में 9 ऊर्जा चक्र ध्वजों ने धीरे धीरे घूमना बंद कर दिया और फिर जमीन पर गिर गए। 9 काले ड्रैगन और सुनहरा दिव्य ड्रैगन एक साथ हवा में विलीन हो गए। आचार्य नवराज का चेहरा कई गुना पीला पड़ गया। अविश्वास में रणवीर सिंघानिया की ओर देखते हुए उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक उनकी नवचक्र विनाश साधना को हल कर देगा। अध्यक्ष जयवंत और अन्य भी सदमे से भरे थे। आचार्य नवराज की नवचक्र विनाश साधना वास्तव में टूट गई है। ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आचार्य नवराज भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है? नवचक्र विनाश साधना के बिना आचार्य नवराज इस लड़के से कैसे निपटेंगे? क्या प्रभासपुर में मंत्रों में नंबर 1 का खिताब बदलने वाला है? रणवीर सिंघानिया आचार्य नवराज के पास गए और बोले, अगर अभी वाली साधना तुम्हारी सबसे शक्तिशाली चाल थी, तो मैं तुम्हें अभी हार मान लेने की सलाह देता हूं। आचार्य नवराज की आंखें रणवीर सिंघानिया पर टिकी और वह अचानक हंस पड़े। रणवीर सिंघानिया ने भ्रमित होकर पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? आचार्य नवराज का चेहरा शांत हो गया और उन्होंने उपहास किया, मैंने प्रभासपुर में तुम्हारी जैसी शक्ति वाले किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, हालांकि मैंने अभी तक अपनी वास्तविक शक्ति को बाहरी दुनिया को बताने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इसे और छिपाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उनके बाल जंगली ढंग से नाचने लगे और उनकी आभा बढ़ने लगी। जल्द ही एक भयावह दबाव ने पूरे आंगन को घेर लिया। अपनी वास्तविक शक्ति छिपा रहे हो, है ना? रणवीर सिंघानिया ने अपनी आंखें संकरी की, उन्हें आचार्य नवराज से खतरे का आभास हुआ। अध्यक्ष जयवंत और अन्य पास खड़े लोग विस्मय से भरे चेहरों के साथ देख रहे थे। अध्यक्ष जयवंत चिल्ला उठे, अर्ध दिव्य लोक स्तर! आचार्य नवराज वास्तव में अर्ध दिव्य लोक स्तर की श्रेणी में कदम रख चुके हैं। वह वाकई एक दुर्जय उपस्थिति हैं जो ब्रह्मांड के बीच दौड़ते हैं। आचार्य नवराज की आभा धीरे धीरे स्थिर हो गई और उनकी आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण प्रभुत्व आ गया, मानो वह संसार को नीचा दिखा रहे हों। उनमें परलौकिकता का एक क्षीण आभास था। रणवीर सिंघानिया ने आचार्य नवराज को ध्यान से देखा, उनका हृदय आश्चर्य से भरा था। उन्हें आचार्य नवराज में एक सच्चे साधक के निशान दिखाई दे रहे थे। अर्ध दिव्य लोक! ऐसा लगता है कि साधकों के लिए अंतिम क्षेत्र वास्तव में ये तथाकथित दिव्य लोक ही है।
युद्ध कला और साधना पथ अंत में एक ही जगह मिलते हैं। उन्होंने केवल अर्धदिव्य लोक प्राप्त किया है और फिर भी उनमें एक साधक का एहसास है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह तथाकथित दिव्य लोक ही वह स्थान है जहां कोई वास्तव में साधक बनता है? रणवीर सिंघानिया खुद से बड़बड़ाए। आचार्य नवराज ने एक कदम आगे बढ़ाया। रणवीर सिंघानिया को नीचा देखते हुए उदासीनता से कहा, मैं 80 वर्षों से अधिक समय से साधना कर रहा हूँ। 10 साल पहले नवचक्र प्राण साधना विशेषज्ञ स्तर तक पहुँच गया था। मैंने सोचा था कि यही मेरी सीमा है, लेकिन कुछ साल पहले मुझे भाग्यवश एक दिव्य वस्तु प्राप्त हुई। इस दिव्य वस्तु के साथ मैं इस क्षेत्र में कदम रख पाया जिसकी असंख्य लोग लालसा करते हैं। हालांकि मैं केवल अर्धदिव्य लोक में हूं और मेरा जीवन बद्ध स्वर्ण केंद्र अभी आकार ले रहा है, इस क्षेत्र ने मुझे जो शक्ति दी है वह मेरी पिछली समझ से पूरी तरह परे है। दिव्य लोक को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस स्तर पर व्यक्ति देवताओं के बराबर की वास्तविक शक्ति रखता है। आचार्य नवराज को जीवन बद्ध स्वर्ण केंद्र के अभी आकार लेने की बात करते सुनकर रणवीर सिंघानिया को अचानक एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह तथाकथित दिव्य लोक साधना पथ में स्वर्ण केंद्र स्तर से मेल खाता हो? हालांकि आचार्य नवराज वर्तमान में स्वर्ण केंद्र स्तर के एक शक्तिशाली साधक के बराबर होने से बहुत दूर थे, भले ही वह केवल अर्ध दिव्य लोक में थे। अगर कोई स्वर्ण केंद्र स्तर का साधक होता जिसका स्वर्ण केंद्र अभी अभी आकार ले रहा होता, तो वह निश्चित रूप से आचार्य नवराज से कहीं अधिक शक्तिशाली होता। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध कला और साधना पथ, जो आत्मिक ऊर्जा की कमी के कारण विकसित हुए, स्वाभाविक रूप से साधना के वास्तविक पथ से कमजोर हैं? इस प्रकार दिव्य लोक अनिवार्य रूप से स्वर्ण केंद्र स्तर का एक कमजोर संस्करण है। जब रणवीर सिंघानिया विचारमग्न थे, आचार्य नवराज ने एक प्रश्न पूछा, लड़के, क्या तुम अर्ध दिव्य लोक और साधना पथ के एक वास्तविक साधक के बीच का वास्तविक अंतर जानते हो? रणवीर सिंघानिया ने उनके प्रश्न का अनुसरण किया। वह क्या है? मेरे भीतर के दिव्य केंद्र द्वारा पोषित शक्ति मुझे न केवल ऊर्जा चक्र तैनात करने देती है, बल्कि मुझे रूपांतरण स्तर के नवम स्तरीय विशेषज्ञ से भी अधिक निकट युद्ध शक्ति प्रदान करती है। मंत्र और युद्ध कला मूलतः एक ही स्रोत से हैं। एक बार जब कोई दिव्य लोक तक पहुंच जाता है तो ये दोनों एक में समाहित हो जाते हैं, जिससे बिना किसी कमजोरी के वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति का निर्माण होता है। अध्यक्ष जयवंत और अन्य ने आचार्य नवराज के शब्दों को बड़े सदमे के साथ सुना। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य लोक में कदम रखते ही साधकों में युद्ध कलाकारों की भयानक निकट युद्ध शक्ति आ जाएगी। एक युद्ध कला गुरु जो दुर्जय साधनाएं तैनात करने में सक्षम हो, वाकई एक डरावना विचार है। तो आप कह रहे हैं कि युद्ध कलाकार दिव्य लोक में प्रवेश करने पर मंत्रों का जाप करने की क्षमता भी रखेंगे? यशवंत वर्मा बोल उठे। रणवीर सिंघानिया ने अपने मन में उन्हें नीचा देखा, खुद से बड़बड़ाते हुए कि ये तो एक साधक की सबसे बुनियादी क्षमताएं हैं। आचार्य नवराज ने रणवीर सिंघानिया को ठंडे स्वर में देखा, लड़के, पहले तो मैं तुमसे केवल खेल रहा था, अब मैं गंभीर हो रहा हूं। उम्मीद है कि तुम अर्ध दिव्य लोक का क्रोध सहन कर पाओ। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, आचार्य नवराज का आकृति मौके से गायब हो गया। अगले ही पल वह ठीक रणवीर सिंघानिया के सामने प्रकट हुए। रणवीर की छाती पर सीधा एक घूंसा मारा। रणवीर सिंघानिया ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, तुरंत प्रहार को रोका और तेजी से पीछे हट गए। हालांकि यह तथाकथित दिव्य लोक वास्तविक स्वर्ण केंद्र स्तर की तुलना में कुछ भी नहीं था, फिर भी यह सम्मान की मांग करता था। आखिरकार रणवीर सिंघानिया केवल स्थापना स्तर के मध्य चरण में थे। उन्होंने गरुड़ गज शक्ति को सक्रिय किया। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। लगता है कि मैं आखिरकार भरपूर लड़ाई लड़ सकता हूं। आचार्य नवराज रणवीर सिंघानिया की आभा में बदलाव देखकर थोड़ा हैरान थे। तुम भी एक युद्ध कला गुरु हो? रणवीर सिंघानिया ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और हाथापाई के लिए आगे बढ़े। आचार्य नवराज ने अपनी आंखें संकरी की। वह अच्छी तरह समझ गया था कि किसी युवा व्यक्ति के लिए मंत्र और युद्ध कला दोनों में इतने भयानक स्तर तक पहुंचना क्या मायने रखता है। ये पता चलने के बाद कि रणवीर सिंघानिया की युद्ध कला में शक्ति भी उतनी ही दुर्जेय थी, उसके दिमाग में सबसे पहला विचार यह आया कि उसे इस युवक को मार डालना चाहिए, वरना भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अपने दिव्य केंद्र से शक्तिशाली ऊर्जा का एक प्रवाह प्रवाहित करते हुए उसे एक आकाश कंपाऊ चाल में बदल दिया जो रणवीर सिंघानिया से टकराया। रणवीर सिंघानिया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आचार्य नवराज की शक्ति उनकी शक्ति से कम नहीं थी। छोटी सी चूक और वह इस बूढ़े के हाथों मर सकता था, इसलिए उन्होंने अपने कौशल को भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तारांकन ड्रैगन एलिफेंट 13 फॉर्म्स का पूर्णता के साथ प्रदर्शन किया। आचार्य नवराज से भी अधिक प्रबल गति के साथ एक के बाद एक चालें चला रहे थे। तारांकन अजूर ड्रैगन emerges फ्रॉम द वाटर। तारांकन स्वॉलो रिटर्न्स इन द मॉर्निंग सन। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार किए, पूरा आंगन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। उनके आसपास की इमारतें उनकी लड़ाई से निकली शक्ति की लहरों से टकराकर ढह रही थीं। नीलगिरी पर्वत का विशालकाय पिंड उनकी लड़ाई के कारण कांप उठा। अध्यक्ष जयवंत और उनके साथी अस्पष्ट रूप से चिंतित थे और लड़ाई देखने के लिए और पीछे हट गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक
जो अर्ध दिव्य लोक तक पहुंच चुका है, आचार्य नवराज के साथ बराबर का मुकाबला कर रहा है। इस बच्चे की प्रतिभा वाकई आश्चर्यजनक है। अध्यक्ष जयवंत ने प्रशंसा करते हुए चिल्ला उठे। आचार्य नवराज ने रणवीर सिंघानिया पर हस्त खड्ग से वार किया। एक इंद्रधनुषी प्रकाश एक घातक हथियार में बदल गया जो रणवीर सिंघानिया की ओर टूट रहा था। रणवीर सिंघानिया ने तुरंत एक भूसा फेंका। तारांकन ड्रैगन एलिफेंट 13 फॉर्म्स 13वीं मुद्रा महान राजसी दिव्य ड्रैगन। ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी और सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ जो इंद्रधनुषी प्रकाश से टकरा गया। धमाका, दोनों शक्तियां फट पड़ीं और दोनों आकृतियां तेजी से पीछे हट गईं, जमीन पर एक भयानक और डरावना बड़ा गड्ढा छोड़ गए। आचार्य नवराज ने दांत पीसते हुए रणवीर सिंघानिया को घूरा, क्यों? मुझे 80 वर्षों से अधिक समय लगा अनगिनत कठिनाइयों को सहन करते हुए अपने वर्तमान क्षेत्र तक पहुंचने में, फिर भी तुम, एक अनुभवहीन व्यक्ति, मेरे साथ बराबर का मुकाबला कर रहे हो। यह उचित नहीं है, रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, बस अलग अलग व्यक्तिगत अनुभव हैं। आचार्य नवराज ने ठंडी सांस ली, उनकी दोनों हथेलियों पर प्रकाश उमड़ रहा था और फिर धीरे धीरे उन्हें उठाया। चूंकि तुम इतने परेशान करने वाले हो, मुझे ये चाल चलनी पड़ेगी। मैंने अर्ध दिव्य लोक में कदम रखने के बाद इसे समझा था और यह मेरे पास इस समय का सबसे शक्तिशाली चाल है। इस चाल के बाद तुम निश्चित रूप से मरोगे। आचार्य नवराज के सिर के ऊपर एक लंबा खड्ग प्रकट हुआ और जैसे जैसे शक्ति लगातार इसमें प्रवाहित होती गई, खड्ग धीरे धीरे विस्तारित होता गया और पलक झपकते ही ये 10 मीटर से अधिक लंबा हो गया। इस खड्ग के प्रकट होने से पूरा नीलगिरी पर्वत कांप उठा, क्योंकि तेज हवाएं चारों ओर बहने लगीं, एक प्रलयकारी वातावरण बना। आचार्य नवराज ने अपनी सारी शक्ति लंबे खड्ग में प्रवाहित कर दी, फिर अपनी भुजा को एक बड़े झटके के साथ रणवीर सिंघानिया की ओर घुमाया। 10 मीटर से भी अधिक लंबा विशाल खड्ग रणवीर सिंघानिया के सिर पर नीचे की ओर कटा। लड़के, मेरी ब्रह्मांड असीमित खड्ग देखो, अपनी मौत का सामना करो। रणवीर सिंघानिया ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दबाजी में दिव्य सृष्टि रत्न के भीतर से एक वस्तु निकाली। खड्ग पोषण कुंभ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मिस्टिक स्टोरी हब चैनल पर।